जैसे बच्चा 10th-12th पास करता है, जी वही उसको स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम। मिशन से, भावनाओं से जो दूसरे माता पिता है अपने घर के चिराग को बचा सके, बिल्कुल या दूसरे व्यक्ति अपने दोस्त को बचा सके, कोई बहन है अपने भाई को बचा सकती है, वो तभी जब इस सड़क दुर्घटना, इस अदृश्य युद्ध के बारे में जान पाएगी। बिल्कुल, एटलीस्ट हम सेफ्टी रूल्स को तो फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी आप वे में तोड़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है। पहले बाइक प्लेन हुआ करती थी, आज जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, एग्जैक्टली उसका पीछे का सीट है, ये हाइट सेकंड बिल्कुल फ्लोर की लगता तरफ है कि उठा हुआ पीछे वाला सामने वाले के ऊपर ही बैठा हुआ बिल्कुल कंधे पे। बिल्कुल, मतलब सेकंड फ्लोर की तरफ जी, दिखता है। जी। और शहर में इसी हादसों की वजह से ब्रेकर बना दिए गए हैं। जी मैं उस ब्रेकर को यमराज बोलता हूँ, यमराज का ठिकाना। कई दिन में मतलब 18 घंटे तक हेलमेट पहनना पड़ता है जो मेरी यात्रा, क्योंकि मैं 2 व्हीलर चलाता जी, नहीं हूँ, मैं 4 व्हीलर ही चलाता हूँ। आप 4 व्हीलर में भी हेलमेट 4 व्हीलर में भी हेलमेट, फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ, और मेरे गाड़ी के पीछे मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। क्योंकि कोई 50 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, अगर उसको मैंने सीट बेल्ट के लिए टोक दिया तो हो सके वो मुझे गाली दे दे। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इंडिया में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही है। अगर 2022 की आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े 1,68,000 थी। तो आज इन्हीं सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राघवेंद्र जी मौजूद है, जिन्हें दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। राघवेंद्र जी, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ, आपने मुझे इनवाइट्स किया, और अभी जिस प्रकार आपने आंकड़े 2022 का बताया आपने, जी जी 1,68,000 डेथ। हालांकि कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है 2025 में हम लोग कर रहे हैं, जी जी और आप आंकड़े 22 के लेके बैठे हैं, और जो हालांकि अब हम 2 लाख के पार कर चुके हैं जो डेथ के आंकड़ों को, एवरी ईयर। जी एवरी ईयर। और ये लगभग इसमें घायल 3.5 से 4 लाख लोग, ऐसे 5 लाख पहले हादसे होते थे, उसमें 2.25 लाख लोगों की डेथ होती थी, लेकिन अब ये हम 2 लाख के मौत के आंकड़े को पार कर मतलब चुके हैं। एक्सीडेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरेज 5 5 से लाख 6 लाख एक्सीडेंट्स हो रही है, 5 to 6 लाख, राइट। और डेथ आपके उसमें तकरीबन 2 लाख 2 हो लाख 2 लाख, ये मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ। गई। जो आईआईटी जो ट्रिक रिपोर्ट है हम्म, उसके अनुसार सारा चीज जो डेटा है इंडिया रोड सेफ्टी का जो सर्वे का, हम्म, बट ये कि लोगों तक इंफॉर्मेशन न्यूज के माध्यम से जो लोगों को जानकारियां रहती हैं, हम्म, और 3.5 लाख सोचिए हाथ से, जो सड़क पर एक बार गिर जाता है वो उठ नहीं पाता है। और इतनी मौत आज से 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी, और राइट। आज बिना किसी युद्ध के हमारी सड़कों पर हो रही है। और उस युद्ध की बात कर रहा हूँ, महाभारत, जहाँ की कृष्ण सारथी बन करके, जो कि अर्जुन को उन्होंने गांडीव जो धनुष, उन्होंने युद्ध के बारे में सिखाया लोगों को, जहाँ की लोग अधर्म का या ले ले हम किसी चीजों को लेकर के, वो जरूरत थी उस समय पर ज्यादा वो चीजें। आज के समय में मैं भी एक सड़क दुर्घटना एक मेरे लिए अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो एक तरफ से ये युद्ध है, तेज भागने की, आगे निकलने की, ओवरटेक करने की, एक तरह के ये युद्ध के माध्यम से आप युद्ध देख में रहे हैं। लोगों की जिंदगी, वही मैं क्यों, अर्जुन ने उस समय गांडीव पकड़ा था और मैं इस समय के युद्ध में हेलमेट पकड़ा हूँ। क्या बात है। जो कि मेरा दोस्त का भी नाम कृष्ण था, और वहीं से जो मेरी जर्नी है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने की, जो आज दर्शकों को भी पता चलेगा कि मैं सड़क दुर्घटना को अदृश्य युद्ध क्यों कह रहा हूँ, जो कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया बनने की जो कहानी है, ये सड़कों पर प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं और 500 चिताएं जल रही हैं, और जो युद्ध का भी यही माहौल होता था कि लगभग सैकड़ों हजारों लोग घायल होते थे, हजारों लोगों की मौत होती थी, लेकिन हमारे सड़कों पर जिस तरीके से रक्त के निशान डे बाई डे बढ़ रहे हैं, जी बहुत ही चिंता का विषय है। और उसी चिंताओं को लेकर के मैं सड़क हादसे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का नाम देते हैं। आपने अपने दोस्त का नाम कृष्ण बताया जी, और ऐसा भी कहा जाता है कि आपके दोस्त की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आपने इस मिशन में काम करना स्टार्ट किया। जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। ये डेस्टिनी है। 2014 में एक्चुअली जो मेरा दोस्त था वो मधुबनी बिहार से, जी और माता पिता का इकलौता चिराग था। और आज के समय में जो 1,80,000 जो 2 लाख के करीब में जो लोग मर रहे हैं, उसमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, एग्री। और उनमें से मेरा दोस्त था। और उस पुत्र की प्राप्ति के लिए जो दोस्त के माता पिता थे, उन्होंने 20 साल तक भारत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल जहां मन्नतें ना मांगी हो पुत्र की प्राप्ति के लिए,
और उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ दी। ऐसा कुछ नहीं था कि जो लेकिन फिर भी उस माँ को नहीं पता था कि हेलमेट ऐसा कुछ चीज़ भी होता है, जो इसके लिए भी मुझे देना चाहिए था। वो तब महसूस हुआ जब 2014 में इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक दिन ऐसे ही नोएडा से ग्रेटर नोएडा आ रहा था, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और पीछे से गाड़ी टक्कर होने की वजह से वो रोड पर गिरा और उसे कोई उठाने वाला भी उस वक़्त कोई नहीं था। लोग नया-नया एक्सप्रेसवे बना था। जब शाम का वक़्त हुआ, बाइक की इंडिकेटर उस समय ऑन ही थी, वो जल रही थी। कोई सज्जन व्यक्ति जब उन्होंने देखा कि हाँ, बाइक ऐसे गिरी हुई है, तो उन्होंने देखा कि इंसान भी गिरा हुआ है, लेटा हुआ है। तो वो बड़े मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अस्पताल तक दोस्त को पहुँचाया और फिर जा कर के खबर आई, मेरे पास भी मैसेज पहुँचा क्योंकि अस्पताल में जाके उसने सब कुछ बताया डॉक्टर को। फिर वो वेंटिलेटर पर चला गया और उसके बाद मुझे भी पता चली। फिर हम भी आउट ऑफ सिटी थे दूसरे जगह, दोस्तों के माध्यम से कॉल आया कि नहीं दोस्त के फिर बड़ा हिम्मत से मैंने दोस्त के माता-पिता तक ये मैसेज दिया कि हाँ, कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है। और मैंने पहली बार देखा कि एक 65 से 70 साल की उम्र के माता-पिता एक जुआ खेलने के लिए आ रहे हैं अस्पताल के अंदर, जो कि एक ₹10 की झोली में 19 से 20 लाख रुपए भरकर 3 दिन बाद पहुँचते हैं। ये भी नहीं कि हादसे हुए तो तुरंत पहुँच जाए। उनको भी पेमेंट इकट्ठा करना मतलब वो बहुत पैसा सारे अरेंज कर रहे थे। चुनौतियों से जूझते हुए अस्पताल में पहुँचे और अस्पताल में पहुँचने के बाद जाति से ब्राह्मण थे। तो उन्होंने जो भी अनुष्ठान करना चाहिए, वो खुद भी कर रहे थे, हस्बैंड-वाइफ जो कि दोस्त के माता-पिता और बाकी जितने रिश्तेदार थे, उन सबसे भी करा रहे थे। बहुत लोग जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से वहाँ पर उस अस्पताल में भर्ती थे, वो लोग कुछ लोग सही होकर के जा भी रहे थे। तो उसी तरीके से उम्मीदें हमें भी थी कि हमारा भी दोस्त मतलब सही होकर के आएगा। 8 दिन तक ये सिलसिला चला ये और उम्मीद डॉक्टर भी टूट पूरी गई, कोशिश किए और फिर नहीं हो पाया। नहीं जो बचा पाए माता-पिता उन्हें। जो सपने लेकर के जिस शहर में आए थे, उन्होंने अपने बेटे की जो चिता जलते हुए देखी और यकीन मानिए जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है और आज तक किसी गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुनी, न लोगों ने सुना। तो उस वक़्त मेरे पास भी जो फैसला था, क्या मैं अपने दोस्त के जाने के बाद गूंगा बनूँ या फिर लड़ाई लड़ूँ? तो क्योंकि जो मेरे दोस्त के माता-पिता आँखों में आँसू नहीं बल्कि वो रक्त के आँसू थे और जो मुझे सड़कों पर जिस तरह से रो एक्सीडेंट्स के रक्त के निशान दिखाई दे रहे थे, तो ये मुझे लगा कि ये जो सिलसिला है, ये न जाने कितने घर के चिराग बुझेंगे। तो मुझे कहीं न कहीं इस पे गंभीर डिसीज़न लेना पड़ा कि मुझे अपने दोस्त के लिए भले ही दुनिया के लिए वो जा चुका है, जो हमने वादा किया है, अब मेरा दोस्ती निभाने का वक़्त आ गया है कि मैं मरने के बाद भी अपने वो वादा निभाऊँ नहीं, और कहीं न अपने कहीं इस मिशन के थ्रू वो सबके दिलों में हमेशा ज़िंदा है। जी, तो वहीं से मेरा सिलसिला ये चालू हुआ और जो अपने दोस्त को खोने के बाद पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल गया। ओके। तो बात करते करें अगर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की तो इतनी ज़्यादा मौतें हो रही है सिर्फ़ एक्सीडेंट के कारण, तो इसके हम लोग ना रीज़न्स पे आते हैं, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? देखिए रीज़न्स बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी हम रोड एक्सीडेंट्स को देखते हैं, तो फ़ोर व्हीलर की छवि उभर कर के आती है। हुँ, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो 80% जो डेथ होती है, हुँ, वो साइक्लिंग, पेडेस्टेरियन हुँ, और बाइकर्स की डेथ होती है। ओके। आज हम जैसे देखते हैं कि जो जिस तरीके से हमारा देश डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना जगह स्थान ले रही है, तो लोग एक फ़ोन पर, एक क्लिक पर लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं। आप जितने भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, ज़ोमैटो जितने ई-कॉमर्स जितनी भी कंपनियाँ हैं, आज अरबों रुपए का कारोबार बिज़नेस चला रही हैं। लेकिन ये किनकी बदौलत चला रही है? गिग वर्कर, जो कि आज नीति आयोग के अनुसार इनकी संख्या अभी 80 से 90 लाख है, लेकिन आने वाले 2025 से इनकी संख्या 5 करोड़ हो जाएँगी। ओके। ये मतलब बहुत कम सैलरी के लिए बेचारे नौकरी करते हैं और इनका काम भी बहुत जोखिम भरा रहता है और बहुत इनकी साल में सैलरी जो होती है 1 से 1.5 लाख रुपए की होती है। लेकिन फिर भी हम जब सड़क पर चलते हैं, तो हम हिंसक भावना भी देखते हैं। रोड रेंज की बहुत सारी ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिर भी जो लोग महँगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, वो महँगे दवा के भी एडिक्टेड हो जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर मतलब शुगर, कई सारी एंग्जायटी मतलब शायद पॉडकास्ट में जो लोग सुन रहे होंगे, उनको भी पता चलेगा कि हमें घर में महँगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो हमारे पास क्योंकि वो कोई भी एक बाइक वाले या ऑटो टैक्सी वाले से अगर थोड़ा-सा भी हल्का स्क्रैच लगता है, तो उग्र हो जाते हैं, मारने-पीटने पे उतारू हो जाते हैं। वो एग्ज़ैक्टली। हमेशा क्योंकि हर 10 सेकंड में सड़कों पर गाड़ियों का
जो कि ओवरलोड हम्म बढ़ता जा रहा है, हम्म और वैसे ही सड़कों का ऑलरेडी गला घुटते जा रहा है। मुझे भी यहाँ ग्रेटर नोएडा से नोएडा में 3 घंटा लग गया, जी जबकि मैंने 65 किलोमीटर ही यात्रा की। हम्म तो हर इंसान का 2 घंटा जिस प्रकार वो ट्रैफिक जाम में समय सबका खिला रहा है, एग्जैक्टली ये बात तो तो आपने बिल्कुल सही कही कि अगर बड़ी गाड़ी में अगर हल्का सा स्क्रैच भी लग जाए तो वो रोड पे तो मतलब मारपीट पे उतारू आ जा रहे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे, जी, जबकि उनके पास उसके लिए इंश्योरेंस भी रहता है बिल्कुल जिससे बिल्कुल क्लेम कर सकते क्लेम कर हैं, सकते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हाँ, हैं। वो एक्चुअली टेक्निकल और डीप थिंकिंग पे जाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि जो भी करना है, उनका एक्चुअली क्या है कि सिस्टम पर से भरोसा जो है ना वो ध्वस्त हो चुका है। हम्म जहाँ सरकार हो या धार्मिक हम्म, चीजें हो या प्रशासनिक हो, तो उनका भरोसा ध्वस्त होने के कारण जो सड़कों पर जो हादसे हैं, जी वो सबको जल्दी पहुंचने की आदत है। अभी बाइकर्स की आप बात कर रहे हैं तो उस पे मैं अभी 10 मिनट पहले की सिर्फ आपको बात बता रही हूँ कि शूट स्टार्ट होने से पहले मैं नीचे गई। जैप्टो वाले भैया को किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, किसी ने मार दिया पीछे से आके, बेचारे गिर गए, लेकिन किसी को मतलब नहीं था कि उनकी हेल्प की जाए। वो अंदर आके बैठ के किसी टावर के बाहर बैठ के रो रहे हैं, लेकिन सब उन्हें ऐसे देख रहे हैं, चलते बन रहे। नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई पेन में हो, कोई कहता है कि मुझे किसी के पछड़े में क्या करना, लेकिन मैं यहाँ देखती हूँ जिस पचड़े में नहीं पड़ना उस पचड़े में सब जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, लेकिन उस बंदे की हेल्प किसी ने नहीं करी। देखिए, यही चीज है ना कि मतलब आज के समय में फोन कॉल उठाने के लिए सबके पास वक्त है, हम्म लेकिन सड़क पर किसी घायल को उठाने के लिए वक्त नहीं है। वो हम्म तो आपने उनको नॉक किया, बहुत अच्छा। हम्म हम अभी फिर कुंभ का भी मैंने अभी, उन्हें गार्ड से बात हाँ, करके फिर उसे डॉक्टर के पास उन्हें भिजवाया, बताइए। लेकिन मेरे से पहले जब वो वहां पे मौजूद थे तो और लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। राइट राइट, लोग रोड पे तड़पते रहते हैं, लेकिन लोगों को मतलब नहीं होता है। यही चीज हमारे देश के कुंभ के भी साथ हुआ। जी लगभग 60 करोड़ लोग मतलब कुंभ चले गए वहां पर, हम्म, लेकिन कोई पड़ोस में या जिस रास्ते से जा रहे हैं, क्या हम एक दूसरे की मदद करते हुए जा रहे हैं? क्या किसी बिल्कुल को हम पड़ोसी को हेल्पिंग करते हुए जा रहे हैं? या हम दूसरे के लिए क्या सोच पा रहे हैं? हम्म तो आज ये जो अभी भी भारत के अंदर जो 50% लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही है, यही चीज हम ना, हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हम्म, भारत के 75-76 साल आजादी के बाद भी हम जा रहे हैं, लेकिन हम्म, वहां पर सारे नियम टूट गए थे। बिल्कुल ना कोई ट्रैफिक रूल्स का था, ना कोई हम्म पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है। जो आपने अभी जो बात कही, जो क्वेश्चन पूछे कि सड़कों पर क्यों ऐसे हादसे के रिकॉर्ड्स, क्या उसके कारण है? हम्म रीजंस क्या है कि सबको जल्दी है। हम्म कुछ भी चीजें होता है, वो कभी रिसर्च ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे सड़कों पर चल क्या रहा है। जी मैं कहता हूँ कि आज जितने भी शमशान घाट को अगर एक्सप्रेसवे किनारे विस्थापित कर दिया हम्म जाए, तो आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। क्यों? क्योंकि सड़क हादसों में बहुत बड़े आंकड़े में लाशें जल रही हैं। हम्म हम सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट्स की बात करें, तो वो 35% ही कर पाते हैं। जी 65% तो वो सही एक्चुअल डेटा कर ही नहीं ऑन पाते हैं। रिकॉर्ड आते ही नहीं है सारी चीजें। क्योंकि किसी की 2.5 साल में 3 साल में पोस्टिंग हो जाती है, हम्म लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई है ही नहीं। बिल्कुल इसीलिए हम इस समय अभी ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो मतलब जो 13% जो हादसे हमारे सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं और दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। जी एक कोविड जैसे जो चीजें थी, इतनी हाहाकार मची हुई थी, हम्म लेकिन हादसे को लेकर के आज भी हम लोग इसलिए दूर हैं क्योंकि इस ग्राफ को, इस पिक्चर को सही तरीके से जनता से कभी वाकिफ किया ही नहीं गया। इंडिया में क्या कहते हैं, वर्ल्ड के नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट के, बिल्कुल, राइट? ये बात बिल्कुल, 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 फैक्ट है। बिल्कुल, फैक्ट है। और जैसे मैंने बताया कि जो गिग वर्कर आने वाले समय में ये 5 करोड़ ये हो जाएँगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इन चुनौतियों को लेकर के मतलब हमें धरातल से काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम्म हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। हम्म हम जैसे अमेरिका अमेरिका की बात करते हैं या जो भी डेवलप कंट्री, वहाँ हम्म 90 ईयर अगर बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर घर से साइकिल लेकर निकल रहा है, हम्म तो वो हेलमेट पहन के निकलेगा, जी क्योंकि उसके डीएनए में आ चुका है। हम्म इसी चीज़ की हमारे भारत के अंदर कमी है, जो हम्म कि इस कमियों को हमें दूर करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए मुझे जैसे हेलमेट मैन बनना पड़ा, ताकि हम कैसे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट्स कर सकें, ताकि आने वाले सड़क हादसों की चुनौतियों को हम इससे रोक सकें। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो ट्रैफिक रूल्स हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, पेनल्टीज भी अच्छे खासे हैं, चाहे आप ड्रंक एंड ड्राइव की बात कर लो, विदाउट हेलमेट की बात करो, सीट बेल्ट की बात करो, या सिग्नल्स तोड़ने की बात करो, तो इसको लेके काफी स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे, तो कहाँ क्या कमी रह जा रही है? देखिए कमी हमने कहा ना, एजुकेशन। जैसे हमने आज हम्म बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, मगर हम्म सुरक्षा के लिए कोई नहीं भाग रहा है। एग्जैक्टली बहुत पॉइंट वाली बात की कि शिक्षा के लिए भाग रहे, सुरक्षा के लिए भी आपको सोचने की जरूरत है, इस बात को आप जरूर नोट करें। जी, और जो पेरेंट्स हैं मतलब हर स्कूल को टारगेट्स करते हैं कि ये स्कूल हमें अच्छा मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाए। उस स्कूल में एक सिर्फ सिलेबस की है, लेकिन जो चुनौतियाँ हैं उनके साथ कोई नहीं। आज के जो पेरेंट्स हैं,
जैसे ही बच्चा 10th 12th पास करता है जी वही उसको स्कूटी बाइक दे दे रहे हैं, जस्ट लाइक बिग क्राइम। आप तो 10-12 बहुत मतलब बात की बात बोल रहे हो, आजकल 6-7 में बच्चे बाइक चला रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये चीजें हैं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो लोग अगर स्कूटी बाइक दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइम है मुर्दा का, मतलब एक तरीके से कफन खरीद के लेकर के आना। एग्जैक्टली क्योंकि अपने बच्चे को कभी भी स्कूटी बाइक दे तो ये देखें कि क्या उसको साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन चुकी है। अदरवाइज जो युवा आज के समय में हेलमेट नहीं लगाना चाह रहे हैं, जो हम अगर हादसे के आंकड़े की बात करें, 1 घंटे में हमारे भारत की सड़कों पर 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो आज माँ के जन्म के दौरान जो मौत के आंकड़े हैं उससे 3 गुना हमारे भारत की सड़कों पर है। देखिए, मृत्यु के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन इस धरती पर आने के सिर्फ एक ही रास्ते, वो माँ है। तो ये सिर्फ सड़क हादसों में सिर्फ भारत के लिए या लोगों के लिए मौत के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन इस मौत के आंकड़े के पीछे 2 लाख हर साल प्रत्येक माँ का बलिदान भी होता है। बलिदान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस भारत को तो आजादी तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उस माँ को आज भी आजादी नहीं मिली, क्योंकि जो एक सोच करके इस भारत देश में सपना लेके चल रही है। मैं इसमें द्रौपदी मुर्मू जी की भी बात करूंगा, वो भी एक माँ है, भारत की महामहिम है। उन्होंने भी अपने पुत्र को खो दिया एक हेलमेट ना होने की वजह से। तो जो मैंने अपने दोस्त के माता पिता के आंखों में आंसू देखना, और मेरा यही मिशन था कि भारत में जितने भी जो माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, उन तक मैं अपना ये मिशन पहुंचा पाऊं कि जिस तरीके से अपने बच्चे के लिए मतलब वो सब कुछ सपने देख रहे हैं, वो एक सुरक्षा का भी सपना लेकर के जरूर चले। अदरवाइज सड़कों पर कब हाँ ये रोड एक्सीडेंट के हाथ से उनके परिवार तक दस्तक दे देगा, शायद पता भी नहीं। तो लेकिन आपके हिसाब से ये घर से सोचने की जरूरत है कि आप उन्हें सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना सिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि भरोसा वो ध्वस्त हो चुका है, चाहे धर्म के ऊपर हो, चाहे राजनीति के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हो। अब देखिए, मेरा ही जो कार्य है, मैं अपने भाषा से तो नहीं दे सकता, लेकिन कार्य के रूप से उस भरोसा का दिया दे सकता हूँ, एक दिया बना हुआ हूँ कि जो कहीं ना कहीं उस माँ के लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं लोग वोट भी करने जाते हैं सिस्टम, तो उनको पता है कि सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अगर दूसरे राज्य में जाएंगे, उस सिस्टम के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं है। उनको भरोसा हर चीज, वो वहां भी रहते हैं फिर भी अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। तो उसी तरीके से आपके घर के सदस्यों की या अपनों की, जैसे मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, और जो मैं अपने दोस्त का, जो कि मैं एक इकलौता चिराग था, उस दोस्त के घर के परिवार का चिराग भी मैं नहीं बचा पाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शायद मेरे इस जो मिशन से, भावनाओं से, जो दूसरे माता पिता है अपने घर के चिराग को बचा सके, बिल्कुल या दूसरे व्यक्ति अपने दोस्त को बचा सके, कोई बहन है अपने भाई को बचा सकती है, वो तभी जब इस सड़क दुर्घटना, इस अदृश्य युद्ध के बारे में जान पाएगी। बिल्कुल, एटलीस्ट हम सेफ्टी रूल्स को तो फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी आप वे में तोड़ रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान आना चाहिए कि घर पे कोई आपका वेट कर रहा है। एक माँ है जिन्होंने आपको अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी आपको पालने के लिए। आप तो चले जाओगे, लेकिन उसके पीछे हर दिन वो मरेगी। ठीक है, मैंने ऐसे कई पेरेंट्स देखे हैं सर, जो मतलब जिंदा लाश बन गए। मेरे घर के पास एक ऐसा था जिनके एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई थी। मैंने उन अंकल को देखा कि वो एक जगह बैठे रह जाते थे, वो लोगों से मिलना छोड़ दिए, बातें करना छोड़ दिए, बस जिंदा लाश बन के रह गए। तो मैं आपके थ्रू इस वीडियो के माध्यम से सच में लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप दोस्तों की बातों में मत आओ कि हमें ओवरटेक करना है। लोग आजकल चिढ़ाते हैं कि तू डरपोक है, आप कहो कि हाँ मैं डरता हूँ, मैं मरने से डरता हूँ, मैं अपनी माँ को दुख देने से डरता हूँ। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप डरते हो। ज्यादा तेज बन के आप अपने फैमिली को ही नुकसान पहुंचाओगे। बिल्कुल, देखिए, डर वो सही है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जाके हिम्मत दिखाइए ना, भारत की सरहदों पर दिखाइए, एग्जैक्टली सोल्जर बन करके दिखाइए। बेवकूफी वाली जगह में हिम्मत दिखा के कोई फायदा नहीं है। सड़क पर जहाँ खुद रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, इतनी सारी मौतें हो रही हैं, और यहाँ पर आपके देश के ऊपर, मतलब मैं कहता हूँ युवाओं के, जो आपके भारत जो है आपके कंधे के ऊपर है, आप भारत को मतलब आगे बढ़ाने का, प्रगति के लिए आप इस धरती पर आए हैं, इस भारत में जन्म लिए हैं। तो जो रास्ते हैं प्रगति के लिए, बिल्कुल उस पर आप अप्रगति के लिए कार्य करेंगे। ऐसे आप पुलिस या वो चीजें या आप वहां दिखाएंगे, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफी है। मतलब मैंने कई ऐसे केसेस देखे, मैं हस्बैंड के साथ जाते रहती हूँ, मतलब बहुत टर्निंग पॉइंट है, बहुत चारों तरफ से गाड़ियां आ रही है, बहुत ही मतलब रश है, और लोग कहते बाइक में होने के बावजूद भी ऐसे कान में फोन लगा के बात कर रहे हैं। तो आप समझो कि आप किस चीज को न्योता दे रहे हो। हाँ, वो आजकल के युवाओं में है, जो अधिकतर जो युवा, मैं नॉट ओनली युवा सर, ये अगर मैं 40 प्लस की भी अगर बात करूं, तो वो लोग भी इस चीज को फॉलो करें कि मेरा कंट्रोल है मेरे हैंडल पे, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन आप कितना गलत कर रहे हो।
बहुत बड़ा वो चीज़ रहता है, लेकिन मैं युवा के इसलिए ज़िक्र किया कि आजकल युवा बहुत सारे बाबू सोना वाले हैं। वो रात को जी। सोते वक़्त भी रात को बात करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब होगी, जब सड़क पे भी रहते हैं तब भी फ़ोन पे लगे रहते हैं। अगर बाबू तो सोना की आपने बात करी तो इस पे मैं एक पॉइंट डिस्ट्रैक्शन वाला उठाना चाहूँगी जी, कि वो गर्लफ्रेंड को बाइक में लेके जाते हैं, रेस लगाते हैं, गर्लफ्रेंड को हाँ, इंटरेस्ट करने के लिए वो स्टंट करते हैं, राइट। बाइक का चक्का सामने से उठाते हैं। तो आप समझ रहे हो आप किन चीज़ों को न्योता दे रहे हो? नहीं, तो एक्चुअली मैं इस चीज़ के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, कुछ वर्षों में हमारे भारत में महिलाओं की सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो रही है। महिलाओं क्योंकि की? जी, वो ट्रॉमा सेंटर में जाने के बाद पता चलता है, जी। क्योंकि पहले बाइक प्लेन हुआ करती थी। हुँ, आज जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, एग्ज़ैक्टली जो उसका पीछे का सीट है ये हाइट सेकंड बिल्कुल फ्लोर की लगता तरह है कि उठा हुआ है। पीछे वाला सामने वाले के ऊपर ही बैठा हुआ है बिल्कुल, कंधे पे। बिल्कुल, मतलब सेकंड फ्लोर की तरह जी, दिखता है जी, और शहर में इसी हादसों की वजह से ब्रेकर बना दिए गए हैं। जी। मैं उस ब्रेकर को यमराज बोलता हूँ, यमराज का ठिकाना। अब क्या है कि सामने वाला बैठा हुआ है, उसको ध्यान नहीं रहता कि हमने पीछे अपनी सिस्टर को बैठा रखे हैं, बिल मदर को बैठा रखे हैं, पत्नी को बैठा रखे हैं। जी। उनको ध्यान रहता है कि मुझे जल्दी से छोड़ना है, छोड़ कर के ऑफ़िस पहुँचना है या हुँ, कई हुँ। सारे काम ज़िम्मेदारी। और जो महिला भी पीछे बैठी रहती हैं कि हमके पड़ोस में गिफ्ट लेके जाना है, उनकी शादी है, वो भी इस विचारधारा में। जैसे ही ब्रेकर आता है, वो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाती हैं और हुँ, जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से सीधे सर में चोट आती है और सीधे ट्रॉमा सेंटर में। हमारे भारत में आज भी 80% लोगों के पास कोई भी ना एक्सीडेंटल बीमा है, ना कोई ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है जी। कि ताकि उससे जाकर के वो इलाज कराएँ। उनके पास जो भी जमा पूँजी घर में रहती है, वो लगाते रहते हैं और डॉक्टर हमारे यहाँ मतलब क्लियर कुछ परिभाषा नहीं देते, वो बोलते हैं थोड़ी उम्मीद है। हुँ, उस थोड़ी उम्मीद पर चाहे घर के जेवर हो या कुछ भी घर की प्रॉपर्टी हो, सब कुछ जो परिवार है, अपने पत्नी को बचाने के लिए वो वो सारी पूरा चीज़ें दाँव पे लगा दाँव देते पे हैं, लगा देते हैं और लास्ट में होता क्या है कि ना परिवार बचता है, ना ही मतलब एक पैसे तरीके बचते से हैं। ऐसी स्थिति आती है कि कई ऐसे लोग भी हैं, जो अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लिए हैं। आगे मतलब वो चीज़ें। तो ये जो चुनौतियाँ हैं, कहीं न कहीं इस माध्यम से लोगों को समझने की ज़रूरत बच्चे है। के साथ सुसाइड कर जी, बच्चे लिए, के साथ रीज़न सुसाइड कि वाइफ भी नहीं बची हाँ और जी, सारी चीज़ें भी खत्म हो गई। बिल्कुल। क्योंकि उस माँ को ममता वो चीज़ें नहीं उसको बच्चे को नहीं मिल पा रही है और वो पति भी अब वो जो एक फाइनेंशियली भी लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस में आ गया। एग्ज़ैक्टली क्योंकि आज जिस प्रकार लोगों की लाइफ़स्टाइल है जीने की और हुँ, एक हादसा, मतलब हादसे में तो चलिए पत्नी वो चीज़ें पीछे या कोई भी इस घर का वो सब कुछ हुआ, लेकिन आगे वाला चालक भी जो है वो सोचता है कि अब मेरे जीवन में तब कुछ बता ही नहीं। मतलब भगवान ने इस कदर परीक्षा लिया हमारी कि अब तो भगवान चाहता ही नहीं कि हम जीवित रहें और हुँ। वो लोग सुसाइड कर लेते हैं आगे चल कर के ये ऐसे बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता वो सुसाइड कर लेते हैं। कर लेते हैं। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात बताई तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए जिन लोगों के साथ ये घटनाएँ हो चुकी है, हम उन्हें बदल तो नहीं सकते लेकिन हम लोगों में सुधार ज़रूर ला सकते हैं। जैसे आपने दुर्घटना बीमा की बात करी, लाइफ इंश्योरेंस की बात करी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अवेयर करें इसके बारे में। देखिए व्यूअर्स तो जो लोग भी हैं अगर एक सामान्य व्यक्ति भी पहले उस तरीके से समझना ज़रूरी है कि अगर हमारे सड़क पर अगर डेथ कर रहा है तो उस परिवार का जो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारत सरकार के राजस्व का नुकसान भी 92 लाख रुपीज़ का होता है। अगर कोई 2 व्यक्ति बाइक के ऊपर बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारा और आपका लेके चल रहे हैं वो। और हादसे के बाद क्या होता है कि जो परिवार है, आर्थिक स्थितियों से किस कदर पीछे हो जाता है, जो कि मैंने सुसाइड के बारे में बताया कि वो लोग और कम से कम जो मौत के आंकड़े से समझना चाहिए कि जो हर साल ये जो 2 लाख जो परिवार हैं, जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, वो 1 वर्ष पहले जो है, वो भारत के मतलब विकसित भारत राष्ट्र को बनाने में वो अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन अब क्या है कि डेथ होने के बाद एक ज़रूरतमंद की लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जी, कहीं न कहीं भारत को बहुत आर्थिक पर एक बहुत बड़ा संकट और एक बहुत बड़ा चोट है ये, जी। रोड एक्सीडेंट्स। हुँ, तो इसमें इन चुनौतियों को जानने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इन चुनौतियों के प्रति अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो हमारी क्या प्रिपरेशन है इन आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपके जो कोई पड़ोस में अगर कोई डेथ कर रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि आफ्टर डेथ के बाद कुछ राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मोदी जी द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा कुछ बनाई गई है, ओके। जो कि उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। जैसे कि इन योजनाओं का लाभ आज 95% जो पीड़ित परिवार है, वो नहीं ले पा रहा है। तो इस आपके चीज़ से साथ कोई वंचित है। आप किसी ऐसी फैमिली से मिले जिनका आपने इस चीज़ में मदद किया हो? मैं हर दिन क्योंकि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हर चीज़ों का अवगत कराता रहता हूँ। जी, जी। जैसे कई भी जो राज्य द्वारा एक्सीडेंटल के बाद 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। ओके, 2 लाख रुपए मोदी जी द्वारा एक्सीडेंटल बीमा का है। ओके। केंद्र सरकार द्वारा भी जैसे कहीं-कहीं 4 लाख रुपए मिलते हैं। हुँ, ऐसे एक हुँ। पीड़ित परिवार को सिर्फ़ ये 2 पेपर देने होते हैं।
एक तो एक्सीडेंट के बाद एफआईआर होना चाहिए और दूसरा कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 पेपर ले जाकर के डीएम साहब के पास आप वहाँ दीजिए हम्म, और फिर आपको अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये राशि मिल जाती है। ओके। और अगर आपके पास लैंड है, अगर कृषि से है तो उनको भी 5 लाख रुपए वो राशि मिलती है। हम्म, ये है कि मतलब जिस परिवार में आप 13वीं पर जा रहे हैं, वहाँ 50-100 रुपए आप न्योता दे करके और अपनी ड्यूटी वहीं पर खत्म कर ले रहे हैं, वहाँ तक ना सीमित रहें, बल्कि उस परिवार के आर्थिक विकास के लिए लड़ें। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, ऐसे बहुत परिवारों के लिए मैं आगे मिलता रहता हूँ, क्योंकि मेरा कार्य रहता है, मैं भारत के 22 राज्य में जो ट्रैवल करता हूँ, तो मैं पहले पीड़ित परिवार से मिलता हूँ, जी। क्योंकि मुझे उसे शक्ति देनी है लड़ाई लड़ने के लिए। मैं अपने मित्र को खोया हूँ, उसके बाद जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज हर दिन जो भारत में 1300 हादसे हो रहे हैं, 500 चिताएँ जल रही हैं, आने वाले समय में अगर देखा जाए तो 1300 यानी कि पर डे 2600 लोग एक दूसरे के लोग दुश्मन बन रहे हैं। तो मैं कई ऐसे पीड़ित परिवार जिस गाड़ी से हादसा हुआ था, वो एक परिवार दूसरे को दुश्मन मानता था, आज वो दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि कहीं उस चीज़ों को जब समझे हैं कि हम्म, भाई सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध, जब मैं दोनों परिवार से मिला, जब मैंने उनको अवगत कराया इस चीज़ों हम्म, से, तो जो कहीं न कहीं जो बीच की खाई थी, हम्म, वो फिर आपस में जुड़ गई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि नहीं, हम दोनों को मिल कर के सड़क हादसों की लड़ाई लड़ना चाहिए। तो जो परिवार जिससे जिस गाड़ी से जिसका टक्कर हुआ, वो अपने आप को बहुत महसूस कर रहा था कि मेरी वजह से इनके परिवार के किसी सदस्य की जान चली गई, किसी के पति की जान चली बाय गई। मिस्टेक भी तो हो गया। राइट, उस पत्नी या घर में बेटी बची है जिनकी 2 बेटियाँ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति अगर जैसे एक आर्थिक रूप से। कर्मचारी थे, बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, उनके हादसे हुए थे, उनकी गाड़ी से टक्कर हुआ था, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो महिला थी, उनकी 2 बच्ची ही थी और उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मेरे बाद मिलने के बाद उन्होंने उन दोनों बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। उस ओके। महिला का भी आर्थिक कहीं न कहीं सहयोग दिया, जो कि कहीं न कहीं वो भी उस विचार पे सोच रही थी महिला कि हम दोनों बच्चों के साथ शायद हम सुसाइड कर लेंगे। जो कि ये बुलंदशहर के मतलब क्षेत्र की हैं, मैं उनका नाम उसे नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं उस परिवार तक जब मैं पहुँचा, जब मुझे पता चला, तो आज दोनों परिवार मतलब एक आपस में मिले हुए हैं। वो कहीं न कहीं जागरूकता के हिस्सा बन रहे हैं। मैं कहीं उत्तराखंड भी जैसे अभी जाता रहता हूँ, एक लड़की जिन्होंने अपने चचा को खोया हुआ था, वो एक रोड सेफ्टी के एक योद्धा बन करके मैराथन करके 800 लोगों को उसने इकट्ठा कर दिया एक जगह पर। आज वो जिस प्रकार से कार्य कर रही है, चाहे मैं महाराष्ट्र या अलग-अलग पीड़ित परिवार से जहाँ राज्यों में मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि हम तो डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन आप एक हमारे पास एक शक्ति बनकर आए हैं। तो आप लोगों से मिलते हैं, अपील करते हैं, लेकिन अगर बात करें कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, चाहे टू व्हीलर चला रहे हो, चाहे फोर व्हीलर, सबसे पहले आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, राइट? तो वो लाइसेंस प्रोवाइड करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? देखिए लाइसेंस तो वो बात की चीज़, आज तो बहुत लोगों की शादी होती है, शादी में तो बहुत सारी कुंडलियों का लोग मिलान करते हैं, जी। लेकिन दहेज में लोग गाड़ी दे देते हैं, जी। बाइक दे देते हैं या कार दे देते हैं। कई बार दोनों लोगों को मतलब पति-पत्नी को किसी को नहीं चलाने आता है। वो पहली बार वो सीखते हैं, मतलब ये नहीं कि भई जाके हम लर्निंग पहले किसी ट्रेनिंग स्कूल में जा कर के हम ऐसे शिक्षा लें या वो चीज़ें नहीं करते, वो पहले सड़क पे ही सीख लेते हैं। क्योंकि वहाँ आज भी हमारे हम लोग जिस कल्चर में आते हैं, वो सीधे अरे ये चलाने वाला, हम ये एग्जांपल देते हैं कि वो छोटा-सा बच्चा चलाना सीख गया तो आप क्यों नहीं? तो आपको नहीं लगता लॉ को थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है इस पे? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस भयावह स्थिति को अगर पहले तो हमारे यहाँ कानून ही होना चाहिए कि जैसे आप रात को 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं बजा सकते हैं। हम्म। उसी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन अगर कोई दहेज में या उस तरह से कोई अगर गाड़ी दे रहा है, तो सरकार को ये पहले ही लेटर जारी कर देना चाहिए, नोटिफ़िकेशन, कि क्या आप गाड़ी दे रहे हैं या नहीं खुशी से, तो क्या उन लोगों के पास लाइसेंस है? तो तभी वो शादी भी वो चीज़ें करें, क्योंकि शादी तो फिक्स हो जाती है, साल भर बाद फिर हम रहते हैं, सारे गेस्टों को निमंत्रण देते हैं, ये चीज़ें करते हैं। क्योंकि बहुत जगह ऐसे हुए कि दूल्हा-दुल्हन का ही एक्सीडेंट हो गया है। आप आए दिन हादसों का देखिए, तो कहीं न कई जगह मतलब खुशियाँ हर साल मातम में बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो ये परिवार को तय करना है कि हमें खुशी के समय पर ये हमारी जो खुशी है, ये कभी मातम में ना बदले, ये हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तभी विचार की शुरुआत होगी जब वो परिवार खुद से जागरूक होगा और ये स्टेप खुद से उठाएगा। जी। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि शमशान घाट में लाशें जलने के बाद अपनों का फिर आप विचार लें कि ये कितनी बड़ी हमने बेवकूफ़ी कर दी, बेवकूफी की कितनी बड़ी गलती हमने करी। मूर्खता कर दी। तो देखिए, मैं तो सिर्फ़ एक उन तक एक साउंड पहुँचा रहा हूँ। हो सकता है इस पॉडकास्ट से वो सुनने के बाद वो सोचें, अपने अंदर विचार करें। बहुत सारे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, शादी करने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है उस बच्चों को अपना ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत जगह बने हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ़ एक नाम का हो चुका है, सिर्फ़ लाइसेंस अर्जित करने के लिए।
कि आज अगर बिना टेस्ट मुझे ड्राइव लगता है कि दिए अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, आप अपने बच्चे के करियर के बारे में सोच रहे हो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी शिक्षा दो, जी, जैसे आपने सुरक्षा की बात कही, तो आप सुरक्षा के नियमों के बारे में बताओ, उसे अवेयर करो, उसके बाद ही उसे आप गाड़ी दो कि आप रोड पे गाड़ी लेके उतरो। अदरवाइज़ उसके साथ-साथ सामने वाले की भी जान को खतरे में डालता है। बिल्कुल एक मतलब मैं तो कहता हूँ कि एक आम बच्चा अगर बाइक ले रहा है, एक आतंकवादी का रोल प्ले कर रहा है वो। वो कब किसको टक्कर मारेगा मैंने पहले ही कहा कि हमारे भारत की सड़कों पर जो 80% मौत हो रही है पेडेस्टेरियन जो साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले और बाइकर्स की और मौत हो रही है। कोई उन्हें पूछता भी नहीं है, को, मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा यही रहता है कि आप चुप्पी तोड़िए। हुँ। आप चुप्पी तोड़ करके अगर अपने गली मोहल्ले में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि अनट्रेन्ड बच्चा है या किसी के पास कुछ नहीं है, आप वहीं पर उस चीज़ों को रोकिए। सर जी, अदरवाइज़ कुछ केसेस ऐसे भी है ना कि सामने वाला बहुत तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन सामने वाले की गलती की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसा रियल केस है कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था और वो बहुत आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि उसके साथ उसके बीवी बच्चे थे। लेकिन सामने वाले की गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से उसने अपने छोटे से बच्चे को खो दिया। इसीलिए एक्चुअली जो 80% जो है ना, वो दूसरों की गलतियों के हादसे की वजह से लोग शिकार हो रहे हैं। इसीलिए भारत में ज़रूरत है इस मुद्दे को उठाना, बिल्कुल। सड़क हादसों के प्रति। मेरी जो लड़ाई है कि मैं भारत के प्रत्येक परिवार तक पहुँचना और ताकि उस परिवार को इस सड़क दुर्घटना युद्ध के लड़ाई में आमंत्रित करना, मेरा यही मिशन ही है जी, कि हम जी, किस जी। प्रकार लोगों को आमंत्रित करें ताकि वो समझें। क्योंकि हो सकता है आज वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो सड़क पर कभी वॉक करने भी निकले, दूसरी गाड़ी आई टक्कर मार दी। कई बार लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं। जी, तो ड्रिंक करके आप ड्राइव कर रहे हो तो अपने साथ-साथ दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे हो। आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हो, आप ट्रैफिक रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, आप सिग्नल के लाइट्स को आप तोड़ के आप निकल जा रहे हो, तो आप इन सारी चीज़ों पे क्या करना चाहिए? लाइक बहुत सारे पेनल्टीज़ भी इसमें लग रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि पेनल्टीज़ के अलावा कुछ और स्ट्रिक्ट लॉ आने की ज़रूरत है? देखिए मैं एक घटना का ये चीज़ों को बस संदेह करना चाहूँगा कि जैसे हम स्कूल की ही बात करते हैं, स्कूल को हुँ, बहुत लोग डिसिप्लिन तरीके से जी। देखते हैं। ये यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेसवे है। हुँ, आज से मतलब 8 महीने पहले एक स्कूल हुँ। बस रॉन्ग साइड में आ रही थी, स्कूल बस। स्कूल बस और वो लगभग 20 किलोमीटर तक रॉन्ग से चलती रही और लगभग 1000 से ऊपर गाड़ियाँ गुज़री होंगी उसके सामने से। और मेरठ एक्सप्रेसवे पर वहाँ पर हाईली टोल टैक्स हर कोई मतलब अच्छे सिटीज़न नागरिक लोग गुज़र रहे हैं, जा रहे हैं, हर कोई दे रहा है, लेकिन किसी ने उसके अगेंस्ट बस वाले को रोका रोका नहीं। नहीं। कितने सारे बच्चों की जान आप खतरे में डाल रहे बिल्कुल, हो। और तब तक हुआ क्या कि एक जो गाड़ी थी उनमें से खाटू श्याम जा रही थी, उसमें परिवार के 8 सदस्य बैठे हुए थे और उस बस से टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद ऑन द स्पॉट 6 लोगों की डेथ हो गई और 2 लोगों की जो मौत है, वो अस्पताल में जाने के बाद चीज़ें हुई। तो इस जो वीडियो का जो फुटेज आया लोगों को, बड़ा दिल तकलीफ हो चीज़ें। मैं भी 2 दिन बाद गया थाने में जहाँ गाड़ी वो रखी हुई थी, जो एक्सीडेंटल गाड़ी। मैंने देखा कि 8 से 10 कुत्ते जो कि उस गाड़ी के आस-पास हैं, 2-4 कुत्ते उस गाड़ी के अंदर जो कि उस परिवार के जो शरीर के कुछ टुकड़े, ब्लड ऐसे बचे हुए हैं, उसको नोच करके कुत्ते खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी मतलब हम ये सिचुएशन को कब हम देखा था, हमने कोविड के अंदर देखा था। जबकि शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, लोगों को यूँ ही गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जहाँ पर कि बक्सर, जहाँ मैं लोकसभा हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर इंसानों को कुत्ते नोच करके खा रहे थे। तो वो सिचुएशन रोड एक्सीडेंट्स में भी ये चीज़ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क परवाह नहीं पड़ रहा है। तो हम जो भारत के जो नागरिक हैं, शायद इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम अगर आज नहीं बदलाव ला पाएँगे, हो सकता है हमारे भी शरीर को हम मर जाए, किसी को पता ना हमारे भी लाश को कोई कुत्ता खा रहा हो। मैंने ऐसे बहुत सा पेरेंट्स को देखता हूँ कि जो अपने बच्चे के आते हैं लाश ले जाने के लिए, जिस जगह पे हादसे हुए रहते हैं। मुझे याद नहीं आता अहमदनगर से एक वो फ्लाइट पकड़ कर के आए थे सूरत से, अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, 2 बच्चों की डेथ हुई थी। तो प्लास्टिक के टुकड़े में मतलब बच्चे का वो जो मांस उसके जो भी है वो उठा रहे थे। ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है। तो कहने का मतलब हम सड़क पर जो है हम किसी ऐसे जानवर के या उस चीज़ों को देख कर के मतलब हम तो इंसान को इस कदर से मरते हुए देख रहे हैं कि कोई किसी के लिए शब्द या हर कोई गूंगा बन जा रहा है। कितने केसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें माँ छटपटाती है कि मुझे एक बार मुँह दिखा दो बच्चे का, लेकिन उसका चेहरा दिखाने लायक नहीं होता है। वही बात है ना, मैंने क्या कहा कि मतलब जिस परिवार में हादसे हो रहे हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जा रहा है और वो दृश्य देख करके उस चीज़ों को याद करके उसको ऐसा लगता है कि अंधेरे कोने में वो यूँ ही पड़ा हुआ लेकिन है चीज़ों फिर को भी देख के। सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात ये है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं हो रहे, अभी भी लोग अपनी जान को बहुत ही मामूली सी चीज़ समझ रहे हैं। कि अवेयर होंगे जब हमारा सिस्टम लोग जागरूकता के लिए कदम बढ़ाएँगे। लोग क्या है
कि कहीं न कहीं वो दूसरे की तलाश में है कि कौन मेरे साथ आएगा। ऐसी बात नहीं, मैंने जहाँ पर कैंपेन का हिस्सा आज वो चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे मैं गिग वर्कर की ही बात कर रहा हूँ। अभी इनके लिए भारत सरकार ने अभी 5 लाख रुपए, जैसे एक्सीडेंट होता है, इनके इलाज के लिए, जैसे कोई अस्पताल में नहीं गया, ये भी हुँ, बेचारे इलाज अपना नहीं करा पाते हैं। तो इनके लिए एक्सीडेंट होने पर 5 लाख रुपए का इलाज इनके लिए फ्री है, ओके, सारी चीज़ें। अब ये नए वाले जो बजट में चीज़ आ रहा है, इनके आर्थिक सहायता मरने के बाद भी मतलब इनको 5 लाख रुपए परिवार को दिया जाएगा, ओके। ये बजट में। इसके लिए मुझे भी कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं 2019 में हेलमेट के साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा दे रहा था, हुँ, कोविड के समय में सारा चीज़ें। फिर हमने सरकार से वो चीज़ें कई बार, जैसे हमने मेल किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, वैसे ही इन गिग वर्कर के लिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए फ्यूचर इकोनॉमी है। अगर हम इनके लिए नहीं, तो ये जो ई-कॉमर्स कंपनियाँ हैं, आज भी जैसे इस पॉडकास्ट के माध्यम, जो घर पर कोई आपके अगर आइसक्रीम या कोई भी सामान पहुँचा रहा है, तो बल्कि उसको सैल्यूट करें, अगर वो सेफ्टी के साथ, हेलमेट के साथ आ रहा है। क्योंकि रात को 12 बजे भी दवा भी आप ऑर्डर करिए, तो वो हमेशा टू व्हीलर बिल्कुल, वाला ही आपके घर पे पहुँच रहा है। तो बिल्कुल। आप सड़क पर भी चल रहे हैं, आप एसी में हैं, और टू व्हीलर वाला बेचारा, मैं देखता हूँ हमारे दिल्ली की सड़क डिवाइडर पे चलता है, उसको नीचे लोग जगह ही नहीं देते हैं। हुँ, तो ये जब तक हम सड़कों पर एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करके, जैसे हम अपने देश के जी, सोल्जर को सैल्यूट करके देखते हैं, जी, उसी तरीके से ये टू व्हीलर राइडर्स को हम सैल्यूट करके, अगर उनको जिस दिन हम देना चालू कर देंगे, एक-दूसरे की भावनाओं को और इनके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तब जाकर के हमारी सड़कों पर बदलाव आएगा। बिल्कुल। अदरवाइज़ ये हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, और जब हम बदलाव कुछ देखेंगे नहीं, तो कहीं न कहीं ये समस्या और चुनौतीपूर्ण होते जा रही है। और कहीं न कहीं मतलब हम जो लोग विचार कर रहे हैं, शायद वो भी हँस-हँस के एक दिन शिकार क्योंकि हो ये जाएँ। हर एक इंसान को अब समझने की ज़रूरत है, सिर्फ़ आपके और हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता है, हर एक इंसान को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। किसी एक इंसान की वजह से किसी दूसरे इंसान की अगर जान जाती है ना, तो उसके पीछे पूरा परिवार मर चुका परिवार। है। जी, बिल्कुल सही फैक्ट है ये। हुँ। और दूसरी बात अगर करें सर, जो चालान कटते हैं हेलमेट चेकिंग में, जी, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वीडियोज़ ऐसे आते हैं जिसमें जो पुलिस वाले होते हैं अवेयर जगाते हैं, बच्चों को हाँ। समझाते हैं जी, कि भाई आपके लिए हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, और जी, उन्हें हेलमेट देते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होगा 500 का चालान कटेगा, ₹1000 का चालान कटेगा, दे देंगे, क्या है? जी, और पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि वो चालान काट के छोड़ देते हैं, या जी, साइड में चलो 100-200 कम में ले लेते हुँ, हैं। कुछ ऐसे पिक्चर्स भी होते हैं। जी, अभी जैसे एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, पुलिस ने उन्हें बिना हेलमेट के रोकने की कोशिश की, बहुत रैशली रॉन्ग साइड से निकल गया। तो वो ये नहीं कह रहा है ना कि हेलमेट के चक्कर में अपनी जान गँवाएगा। उसके सेंटेंस ये थे कि 100-200 रुपए के चक्कर में अपनी जान गँवाएगा। जी, तो एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला जब चालान काटता है, तो उसके लिए भी 100-200 रुपए मैटर करता है, किसी की जान मैटर नहीं करती है। तो जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए पहले एक वक़्त था कि हमारे सड़कों पर जो चालान मात्र ₹100 के थे, और जब मैं इनिशिएटिव जब कार्य शुरू किया था, हुँ, और हुँ। उसमें 100 डेढ़ ₹100 के ही हेलमेट आते थे। लेकिन आज भारत के अंदर जैसे डुप्लीकेट हेलमेट्स को लेकर के, मतलब हमारे भारत में आज भी 80% लोग सिर्फ़ पुलिस चालान के लिए हेलमेट, लेकिन अच्छे-अच्छे लोग हेलमेट पहन रहे हैं। हुँ, अब पुलिस भी, देखिए मैं कई जगह ट्रेनिंग सेंटर जाता हूँ, हुँ। महाराष्ट्र के अंदर या कहीं भी, मैं भी जो भी पुलिस होते हैं या यूपीएससी, सीएपीएफ जो क्वालीफाई करते हैं, उनके बीच भी जाके मैं एड्रेसिंग करता हूँ। जी, जी। तो अब वो सेंसर जो है ना, सेफ्टी को लेकर के अब हर अधिकारियों में डेवलप हो रहा है। बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं। बहुत आपको सोशल मीडिया पे ऐसे भी वीडियो मिलेंगे कि जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खुद समझा रही है, जी, उनको जी। बता रही है, जी, हेलमेट्स के प्रति, परिवार के प्रति। जी। लेकिन पहले पुलिस वैसे नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब की जो पुलिस है, वो भी डिजिटल धीरे-धीरे बदलाव, वो सोच रही है कि भाई हमारे भारत की सड़कों पर बहुत बड़ी चुनौती है। जी। और बहुत से पुलिस वाले जो हमसे मिलते हैं, वो बोलते हैं, भाई साहब आपको देख करके, जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने, कि आप पुलिस वाला ना होते हुए भी इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, और आपने भारत के प्रत्येक नागरिक को मित्र बनाने के लिए निकले, तो आज से हम भी आपके मित्र हैं, जी। और हम लड़ाई लड़ेंगे। तो बहुत ऐसे जो एक आम पुलिस वाले हैं, उनके मिलियन में फॉलोवर हैं, और वो लोगों को सड़क पर समझा रहे हैं, हुँ, हुँ। करते-करते। तो बदलाव भी बहुत चीज़ हुए हैं। तो उस ट्रैफिक वर्दी को देख करके, और इतने विचार को अच्छे को देख करके, बहुत पुलिस वालों की अब सोच भी बदल रही है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन फिर भी कहते हैं कि 100 अच्छाइयों में 1-2 नेगेटिव मिलती ही है। तो बिल्कुल। हमारा भारत क्या है कि पॉज़िटिव स्पेस में भी ना, इस पॉज़िटिव दुनिया में भी हुँ, नेगेटिव स्पेस की ओर ज़्यादा बढ़ता है। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं आज भी लोगों की धारणा है कि पुलिस जो ये गलत है, या वो चीज़ ऐसा कार्य कर लेगी, या हमारे साथ 100-200 रुपए का, आज हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, हुँ, हुँ। ये हो जाएगा। तो एक्चुअली इस धारणा को, सोच को एक्चुअली बदलने ये की ज़रूरत मेरा है। भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी जी, बिफोर मैरिज मेरे बर्थडे के दिन विदाउट हेलमेट मैं जा रही थी स्कूटी से, जी, मैं और मेरी फ्रेंड थे। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की स्कूटी थी, उसका स्कूटी शायद कहीं सर्विसिंग के लिए पड़ा था, लेकिन हेलमेट वहाँ पे नहीं था। देन हम लोग बिना हेलमेट के निकल गए और हमें साइड किया गया कि मैडम गाड़ी रोकिए।
देन मैंने रिक्वेस्ट करा कि सर आज मेरा बर्थडे है प्लीज मुझे जान दीजिए। तो वो कहते भाई आपका बर्थडे है तो पार्टी तो हमें भी चाहिए। देन माने नहीं वो, और आप विश्वास नहीं करोगे वो सामने से पैसे नहीं लिए। आप हाँ, सामने से पैसे हाँ। लोगे तो प्रॉपर वो ऑन जी, रिकॉर्ड बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। हाँ, वो साइड में जाके पैसे लिए ताकि उनका कम में वो पैसे उनके जेब में जाए। बेजेब में जाए। तो हाँ, उस टाइम में तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुआ, थोड़ा बचपना था। फिर जी, आज के टाइम में मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ें उन्होंने गलत करी। गलत करी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अवेयर जगाते, आप भले अवेयर 500 मुझसे बिल्कुल। एक्स्ट्रा ले हाँ, लेते, हाँ। लेकिन आप मुझे अवेयर करते कि ये कितना ज़रूरी है। नहीं, ये है, अभी भी है। मैंने वही कहा कि ये जो वो पुलिस है, जो पहले से है वो जी। पहले से भर्ती जिनकी 4 साल, 5 साल रह चुकी है। मैं भी हुँ। सड़क पर जाता हूँ, लोगों से जी, जी। हर गाड़ी वाले से बात करता हूँ, जिसकी कुछ समय के लिए नौकरी बची हुई है, हुँ, हुँ। वो वही लोग। लेकिन अब जो नई भर्ती हो रही है, वो धीरे-धीरे जो युवा है, उस चीज़ों को समझ रहे हैं हुँ, और हुँ। बदलाव की तरफ भी लड़ रहे हैं। जी, लेकिन जी। इस चीज़ों को बदलने में वक़्त लगेगा, लेकिन जो आप सड़कों पर बोल रही हैं, हुँ, जो लोग डरते हैं या भागते हैं वो चीज़ें, ये बात सही है क्योंकि वो दूसरों के लिए परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन अगर उसमें भी कोई नागरिक है, बहुत लोग जाते हैं, वो हमसे भी बात कराते हैं कि सर हुँ। देखिए हम लोग या हम उनके साथ मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ये कमी है या वो कमी है, तो वो छोड़ देते हैं। बोलते हैं चलो आपने इस व्यक्ति का आपने एग्ज़ाम्पल लिया, आप इनके साथ मिशन हुँ। का हिस्सा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं। जी, तो जी। रियलाइज़ भी लोग करते हैं हुँ, तो, हुँ। लेकिन यही चीज़ है कि हमें पॉज़िटिव को समाज को लेकर के जाना होगा। एग्ज़ैक्टली। तभी जाकर के पुलिस की सोच भी बदलेगी। एक चीज़ हमेशा रोड पे एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है, ओवरलोड ट्रक्स, जी, जो कि टोटली मतलब इलीगल है। उसे आप लीगल नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड रहता है। और कुछ ऐसे वीडियोज़ भी आते हैं जो बाइकर्स पे या कार वाले पे वो गिर जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कानून तो है, लेकिन बहुत लोग हैं आप अभी जैसे टोल के ही लेकर के अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, अब वहाँ पर प्रशासन जो है 60 किलोमीटर के बीच में दूसरा टोल होना चाहिए या उसके हुँ। बाद होना चाहिए 60 हुँ, किलोमीटर के बाद। जी, लेकिन वहाँ पर 42 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल हो गया था ओके। और सड़कें खराब थी, मेंटेनेंस भी पूरी नहीं, उसमें जो कि एक मतलब 40 मिनट की दूरी को लोग 3 घंटे में करते थे, उस टोल तक, जो कि जम्मू जो कि हमारी आस्था हुँ, से हुँ। जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ, वहाँ पर जो टीम ने वहाँ पे हाई कोर्ट में जो अपील की, हुँ, मुझे भी सब कुछ लगा। तो मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं, जो कि आरटीआई डालते रहते हैं, वो चीज़ें हुँ, उनसे जुड़ो तो मैं मुद्दे जाता रहता हूँ, तो बोलता रहता हूँ कि ये हुँ। आपके क्षेत्र का मुद्दा है और इस पर ज़रूर करिए, हाई जी, कोर्ट। जी। तो अब वहाँ जाकर के जो महिला उन्होंने अभी वहाँ पे आरटीआई डाली जो एक तो हाई कोर्ट के डिसीज़न बड़े अच्छे फ़ेवर में आए, जनता के फ़ेवर में आए, जी, कि भाई आप बिना सड़क अच्छे बनाए हुए, आपने कैसे इतना आप टोल ले रहे हैं? जम्मू की बात कर रहे जी, हो? जम्मू की बात कर रहा हूँ। जी। तो वहाँ पर क्या है कि 80% उन्होंने बोला हुँ, कि अब आप माफ़ करेंगे, मात्र 20% ही टोल लेंगे और ये जो दूसरा जो टोल है, जो बीच में लगा रखे हैं, हुँ, हुँ, ये जनता के साथ अन्याय है, इसको जितना जल्दी आप हटाइए। इस टोल को हुँ। आप नहीं रख सकते। क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर रही है एग्ज़ैक्टली। पब्लिक। तो हुँ, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए देखिए जब तक जनता उस सिस्टम तक या आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक हुँ, हम बदलाव नहीं अगर ट्रक ऐसे जा रहे हैं, आप वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर ट्वीट करिए। हुँ, हुँ। इस लड़ाई के लिए हर किसी के पास जिस जिस अधिकार है। एरिया का है आप हाँ। वहाँ पे ट्वीट कीजिए। ट्वीट करिए, हुँ, हाँ। मुझे भी लोग ट्वीट करते हैं, हुँ, भेजते हैं समस्या। जब तक आपको समस्या दिख रही है हुँ। और जो आपको सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन नहीं मिला हुआ है, ये बहुत बड़ा क्रांति आप मिला हुआ है। कैप्चर कर सकते हो गलत कैप्चर चीज़ों करिए को। और कैप्चर करके भेजिए। देखिए आप उसमें तुरंत बदलाव होंगे। हुँ, कहीं हुँ, भी सड़कें टूटी होती है, खराब होती हैं, वो अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी है। लोग सोचते हैं कि पुलिस की ज़िम्मेदारी है, बहुत हुँ। जगह पर रहती है। मैं अथॉरिटी को ट्वीट करता हूँ, अथॉरिटी वाले बोलते हैं, "आप आधे घंटे तक वहीं रुकिए, हम भेज रहे हैं।" जी, जी। क्योंकि जिनको मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी है। हुँ, तो हुँ। आप जब तक मतलब खुद नहीं अवेयर होंगे और इस तरीके से ट्रक अवैध देख रहे हैं हुँ, हुँ। या इल्लीगल कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो आपको ही आवाज़ बनना पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज़ आप वहाँ पर आँख बंद करके चलेंगे, तो आपको हो सकता है अभी 2 ट्रक दिख रहे हैं, आने वाले 20 ट्रक दिखेंगे और जो आपके क्षेत्र के वो सड़कें हैं जो आपके लिए बनी हैं, हो सकता है वो आपके आने वाले ओवरलोडेड की वज़ह से टूट जाएगी। जी। फिर आप गुहार लगाएँगे, सड़क इतना जल्दी कैसे टूट गई? हुँ, तो ये ज़रूरी है कि आप ऑन द स्पॉट मतलब अपने क्षेत्र के आप खुद राजा हैं क्योंकि देखिए हुँ। प्रशासनिक अधिकारी 1.5 साल में, 2 साल में वो वो ट्रांसफ़र आते-जाते रहते हैं। एग्ज़ैक्टली। उनके लिए बहुत सारे हुँ, प्रोटोकॉल हुँ। का मुद्दा हुँ, होता है। हुँ। लेकिन उधर के क्षेत्र की ज़िम्मेदारी नागरिक की है, हुँ, क्योंकि हुँ। उसका जन्म स्थान वही है। आप अगर अवॉइड उस करोगे तो कल दिन आप भी उससे सफ़र करोगे, किसी न बिल्कुल, किसी रूप में। बिल्कुल, उस क्षेत्र को आप जहाँ देखिए तो आप हुँ, तुरंत रोकिए, तुरंत आप आवाज़ बनिए। जब तक हुँ। आप आवाज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक कैसे चेंज होगा? जी, अब आते हैं थोड़ा आपकी जर्नी पे। जी। तो आपने जो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, आपने अब तक कितने हेलमेट बाँट चुके हैं? देखिए, मेरा पिछले 11 वर्षों का जो ये एक्सपीरियंस रहा और भारत के 22 राज्य के सड़कों पर घूम-घूम कर जी। अभी तक 70,000 से अधिक हेलमेट बाँटा हूँ और खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि उसमें से मैं 40 लोगों की ज़िंदगी बचाया हुआ हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके हेलमेट की वजह से, हेलमेट पहनने की वजह से 40 लोगों की ज़िंदगी बच गई? जी, जिन्हें मैंने हेलमेट दिया हुआ था, ये 40 लोग वो हैं,
जो ये मानते हैं कि सर आपकी वजह से मैं जीवित हूँ, क्योंकि जापान से एनएचके न्यूज़ वो आए थे। तो वो बोले थे कि हम वहाँ पे आपके ऊपर, उन्होंने कई दिन समय दिया, वो साथ में वो हुँ, पीड़ित परिवार से मिलने गए जी। थे, जिनको जैसे मेरे हेलमेट देने की हुँ, वजह हुँ। से हाथ से जान बची हुई थी। हुँ, हुँ। तो कुछ ऐसे परिवार थे जो अपने भगवान के घर के बीच में वो मेरी भी तस्वीर लगा रखे थे। तो मुझे भी बड़ा वो प्राउड फ़ील हुआ कि इस तरीके से लोग, ये वो 40 लोग हैं जिन वो मानते हैं कि सर हमारे जीवन का अब अगला जो भी हिस्सा आप ही हो, जो कि आपने अगर हेलमेट नहीं दिया होता, क्योंकि तो बहुत शायद लोग आज मेरे हम सोशल जीवित मीडिया नहीं पे वो लोग होते। कहते हैं कि आप किसी को हेलमेट दे रहे हैं, वो पहनेगा नहीं, आगे जा कर के रख देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन था, हेलमेट देने के बाद जो सामने वाला खुद फ़ोन किया कि सर आज आपके हेलमेट देने की वजह से हो, आज मैं जीवित हूँ दुनिया में, तो वो मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन मिला, जो कि मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। एक्चुअली 40 लोगों की ज़िंदगी नहीं, आपने 40 परिवारों की ज़िंदगी बचाई है। ये भी आप कह सकती हैं सारी जी, चीज़ें। क्योंकि मैं ट्रॉमा सेंटर में जाता हूँ, जो परिवार जो बच्चा शीशे में से अपनी मम्मी को देख रहा है या वो चीज़ें देख रहा है कि कब वो वापस आएगी, जी। वापस आ भी, उसको तो पता भी नहीं कि वापस आ भी नहीं पाएगी। मतलब उसका जो आने वाले मतलब वो आँसुओं में मतलब चीज़ें जीवन बदलने वाले अगर रहते हैं। हेलमेट की भी थोड़ा मैं अगर बात करूँ, जी, तो कुछ लोग सिर्फ़ हेलमेट इसलिए चालान से बचने के लिए खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते हैं, जो कि हेलमेट बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो ऐसे के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें नियम बनाए गए हैं, हुँ, प्रावधान, जैसे हेलमेट गलत मैन्युफैक्चरिंग का 6 लाख रुपए हुँ, का जुर्माना है, बेचने वाले के पास 2 हुँ, लाख का जुर्माना है। पब्लिक खुद ही, मैंने क्या-क्या है, कैप्चर नहीं कर पाती है, आवाज़ नहीं उठाती है। हुँ, हमारे भारत से ही पड़ोसी मुल्क में, नेपाल में हेलमेट जाता है, हुँ। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास आप देखेंगे सड़क पर 4 से 5,000 से कम का नीचे का हेलमेट है ही नहीं। वहाँ ढूँढने से भी डुप्लीकेट हेलमेट नहीं मिलेंगे। ओके, अलाउ तो ही नहीं है वहाँ अलाउ ही पे, नहीं है, वहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ स्ट्रिक्ट। पर ये चीज़ होना चाहिए। जैसे मैं जिस राज्य से, बिहार से आता हूँ, वहाँ पर आपको दारू की बोतल भी अगर दिखेगी, तो आपके पास तुरंत पुलिस वाला आ जाएगा, कि बिल्कुल, आज उठा के लेके। लेकिन यहाँ सड़क पर सुरक्षा की चीज़ें, हेलमेट खुलेआम बिक रहे हैं, पब्लिक को कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन पड़ोसी वाले को चिंता है कि इससे घर के बगल में चलो दारू की बोतल फेंक करके इसको पुलिस से फँसवा दें, या फिर बिल्कुल। ऐसे ये कर रहा है। तो वहाँ वो चिंता है उसके, मतलब वो प्रावधान। वही चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कहा एग्ज़ैक्टली, कि लोग उन पचड़ों में पड़ते हैं जिनमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ैक्टली। जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, तो वही मैंने कहा कि इस पॉज़िटिव दुनिया में भी नेगेटिव स्पेस की ओर लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जी, लेकिन जो काम करना चाहिए वो अपने मार्ग से इसलिए भटक गए हैं, हुँ, क्योंकि उनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। बिल्कुल। आपने 70,000 से ज़्यादा हेलमेट बाँटे, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प या मोटिवेशन, कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिले? देखिए, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि एक विश्वास एक स्तंभ होता है, जो कि एक कहीं आपको जब विश्वास, जैसे आप जब कार्य करते हैं तो आप को देश के ऊपर, सिस्टम के ऊपर भरोसा रहता है। हुँ, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं वो भरोसा जब ध्वस्त हो गया, जब कहीं किसी से मदद नहीं, तो जैसे इस शहर में हमारे ये 70,000 हेलमेट बाँटने के लिए जो घर था, वो हुँ, भी हमने पहले तो नौकरी छोड़ी 2016 में, ओके। 18 में अपना मुझे घर बेचना पड़ा। इस मिशन इस के लिए। मिशंस के लिए, क्योंकि ये 70,000 हेलमेट बहुत बड़े, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा त्याग है। मेरे मस्तक के ऊपर ये हेलमेट है, तो सिर्फ़ एक हेलमेट दूसरों के लिए बोझ लगता होगा। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक सपना है। जी, सपना वो है कि जो अपने दोस्त को मरने के बाद, मैं जो अपने उसके दोस्त के माँ की आँखों में आँसू नहीं, वो रक्त के मतलब आँसू दिखाई दिए, तो उसी तरीके से प्रत्येक दिन मुझे सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं। ना गर्मी, ना जाड़ा, ना धूप, ना बरसात देखता हूँ। बस सिर्फ़ दिन-रात अपने उस मिशंस के लिए भागता रहता हूँ, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, ताकि मेरे दोस्त के परिवार के साथ ऐसे कोई हादसा दूसरे परिवार के साथ ना हो। और वो कहीं न कहीं जो हादसे हो चुके होते, उस परिवार को अपने साथ मिलाकर चलते, ताकि सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ सकूँ। तो उस जगह पर जहाँ विश्वास की, जब भरोसे का मतलब एक जो ध्वस्त हो चुका होता है, और आप फिर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो सपोर्ट जो मुझे मिला, हुँ, अधिकतर हुँ। पीड़ित परिवार से मिला। वो मेरी चीज़ों को तो समझ पाया। दूसरों के लिए इतना सोचना, इतना करना अपने मिशन के लिए, आपकी अपने आपने अपना घर भी बेच दिया। जी। बहुत बड़ा मतलब बात है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, मेरे से तो हिम्मत ज़्यादा मेरी पत्नी का है, क्योंकि पत्नी, क्योंकि आप दुनिया को जब आप मोटिवेट या कोई चीज़ें जागरूक कर रहे होते, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई आप जो घर सब कुछ बेच रहे हैं, मतलब अपने घर वालों को सँभालना चैलेंज, क्योंकि दुनिया तो आपको पागल कर रही है। लेकिन घर एग्ज़ैक्टली। वालों को भी लिए आप पागल हैं कि आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको भी इस लोग मिशन अगर का, अकेला हो हाँ, तो समझ में आता, फैमिली जी। बच्चों के साथ। मुझे भी लगा कि ये मेरे पास चुनौती आएगी, कल मुझसे परिवार वो पूछेगा, सवाल करेगा।
तो क्यों ना पहले परिवार को ही मतलब अपने मिशन का हिस्सा। तो तो फैमिली सपोर्ट करे इसमें आपको? फैमिली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने भी अपनी ज्वेलरी नीलाम कर दी, मतलब मुझे दे दी कि नहीं आप अपना ये बीच में मिशन जब को पैसे कंटिन्यू करने के लिए। कोविड के बीच में जब आया था 2 ट्रक मैं हेलमेट लेके गया था वाराणसी, तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी पूरी दे दी कि नहीं अपना मिशन जारी रखो, ये चीज़ है। कोविड आ जाए कुछ भी आपको लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि ये कोविड तो कल को खत्म हो जाएगा, लेकिन सड़क दुर्घटना ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो अपनी जॉब, अपना करियर, अपना घर, ज्वेलरी सब कुछ इन्होंने दांव पे लगा दिया सिर्फ अवेयरनेस जगाने के लिए। तब आपकी भी बारी है कि किसी के इतने सारे सैक्रिफाइस को आप जाया ना जाने दें। मैं 26 साल की उम्र में मतलब एक अलग लड़ाई पे मिशन पे निकल पड़ा। ये उम्र वैसी होती है, वो कसौटी ऐसी है, चौखट ऐसी होती है कि जहाँ पर लोग शिक्षा के बाद सीधे कॉर्पोरेट जगत में अपने सपनों की चौखट पे जहाँ लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जी। और उस मैं चौखट को छोड़ कर को मतलब ठुकरा करके मैं इधर निकल पड़ा कि शायद मैं अपने दोस्त को खोने के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना पाऊँ। तो इस मिशन के दौरान क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब से बस करते हैं, अब आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरे मैं कहीं जगह जाता हूँ, हुँ। जहाँ लोगों के विचार सुनता हूँ या वो मतलब जब वो कहते हैं, तो लगता है भाई कब तक? तो वो बड़ा वो हैरान होते हैं, हर किसी को हैरानी होती है मैं भी हूँ। कि हाँ, ये लड़ाई। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ, पर्वत घर मेरा। वाह! रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएँ हैं लश्कर मेरा। तो क्या अपने इस मिशन के आगे मैं कभी जो ठान लिया वो बस यही है कि मुझे युद्ध पूरे ज़िंदगी के अंत तक लड़ते जी। रहना है, और रुकना कहाँ है। कई लोगों को अपनी तरह ऐसे शेर बनाना है, भारत के अंदर जो कि लगे कि सड़क सुरक्षा के बारे में सोचे, तो उसको एक पैरामीटर दिखे कि मतलब जब लड़ाई लड़नी है, तो इस हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की तरह हमें लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। तो सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप नितिन गडकरी जी से मिले थे, तो उनके बारे में कुछ बताएँ? देखिए गडकरी जी बड़े अच्छे हैं और वो विचार भी वो चीज़ें करते हैं। लेकिन उन्हें भी कहीं भी कार्य करते वक़्त आप उनके अगर विचारों को आप सुनिएगा तो वो लेके चलते हैं अधिकारियों पर भरोसे पर कि 2018 तक जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं 50% सड़क हादसे कम कर लूँगा। फिर उनके 2020 में आए जो जो है कि भाई 20 में कम कर दूँगा या 22 में कम कर दूँगा। उन्होंने 24 में फिर ये कहा कि मैं कम कर दूँगा सड़क हादसे, लेकिन कम होने की जगह बढ़ता गया। जी। 2000 उन्होंने 30 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। तो कहने का मतलब पूरी सिस्टम जो विरासत वो भी वहाँ बैठे वो कह रहे हैं कि हम जैसे दूसरे देशों में जो हुँ। जाते हैं, वहाँ कहीं न कहीं हमें अपनी शर्मिंदगी छुपानी पड़ती है कि भारत की सड़कों पर मौत सबसे कैसे, और ज़्यादा उनके सिस्टम में जो हादसे। अधिकारी हैं, हुँ। वो कैसे रिपोर्ट जारी करते हैं। वो रिपोर्ट जारी ये करते हैं कि देखिए जी, वेनेजुएला जो कंट्री है ना, भारत नहीं है सड़क हादसों में नंबर 1। वो उनको सांत्वना वो लोग देते हैं कि वेनेजुएला में देखिए, वहाँ पर 1 लाख में जो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ 39 लोगों की मौत हो रही है, हुँ। और हमारे इंडिया में 1 लाख में मात्र 9 लोगों की मौत हो रही है। तो जी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत तो बहुत नीचे है, तो उनको इस तरीके से वो अधिकारी सांत्वना देते हैं, रिपोर्ट उनके यहाँ प्रेज़ेंट्स करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनका डेडिकेशन रहता है, वो कई बार मेरे बारे में ट्वीट करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। हालाँकि लोग पूछते हैं कि गडकरी जी से मिलते हैं, वो चीज़ें आपको हेल्प वो उनका अपना व्यक्तिगत तरीका होगा, हेल्प वो चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि उनको भारत की बहुत सारी नीतियों पे काम करना होता है, सारी चीज़ें करना है। उम्मीदें हमें भी थी, मैंने पहले ही कहा कि जहाँ सरकारी सिस्टम, जहाँ धर्म और सिस्टम जहाँ एक होता है ना कि भरोसा का, जहाँ ध्वस्त हो चुका होता है, वहाँ हम लोग जैसे लोग आते हैं, एक कार्य करते हैं, और मैं अपने शब्दों से मतलब नहीं भाषा से नहीं वो चीज़ें, मेरा जो कार्य का जो रूप है, उससे उस रूप में मैं कहीं न कहीं अपना एक भरोसा का दिया, मैं जी। उस पीड़ित परिवार के लिए बना हुआ हूँ, कि जो मैं कहीं न कहीं उसको न्याय दिलाऊँगा, हुँ। और उस माँ के लिए भी जो अपने बच्चे की जो शिक्षा के लिए, सब चीज़ के लिए कार्य कर रही है, जो प्रगति का रास्ता देख रही है, जी। अपने बच्चे का भविष्य देख रही है, तो कहीं न कहीं मेरे भी जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से वो आवाज़ सुन रही है, तो मैं एक उसके लिए भरोसा हूँ कि ये हेलमेट मैन है। तो क्योंकि मैं कई ऐसे जजेज़ हैं, जो कोर्ट में हादसों को देख रहे हैं, आँकड़ों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरे बेटे को कौन सड़क सुरक्षा के बारे में बता पाएगा, तो उनको याद आता हूँ एज़ अ हेलमेट हेलमेट मैन मैन ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। तो कई ऐसे परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, जी। एक भरोसे का दिया बन करके। तो उसी तरीके से सरकार के पास तो मेरा अपना था भरोसा कि हाँ, कुछ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो आज नहीं आपको नहीं कल लगता होगा। है स्कूल्स वगैरह में काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं, तो इसके लिए भी कोई वर्कशॉप्स होना चाहिए, हर स्कूल में एक्चुअली होना चाहिए? देखिए, ये हमारे भारत में सड़क सुरक्षा एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है।
हम किसी स्कूल कॉलेज कॉलेज 100% प्लेसमेंट के लिए लोगों को कहेगा, लगता है कि भाई वो लेक्चर चीजें वाली बातें हमें जिसमें मजा आता है हम वही करेंगे। एग्जैक्टली वो उनको इन्वेंशन के ऊपर कि हमने 300 की रफ्तार की कार बना दी या बाइक बना दी, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं, कहाँ आप एक्सीडेंट, उनको लगता है कि ये निगेटिव चीजें बातें हैं। जी सड़क सुरक्षा मतलब किसी मैं कई जगह कुछ अपनी नीतियां लेकर के जाता हूँ कि हाँ भाई आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्यों ना एंट्री समय पे आप बच्चों को हेलमेट दें, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2,000 रुपए ले लिया। हमारे मित्र को भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो प्रोस्पेक्टस झोला थमाने की जगह अगर एक हेलमेट दिया होता है विदाउट हेलमेट आपको तो एंट्री नहीं बिल्कुल मिलेगी। एंट्री नहीं, वो सारा चीजें तब जा करके मतलब आज मेरा भी दोस्त जीवित रहता, लेकिन उस संस्था ने नहीं दिया। उसी तरीके से आज प्रत्येक संस्था ने गलतियां कर रहे हैं। अभी मैं आईटी रुड़की में गया हुआ था, आईटी रुड़की के अंदर जब लेक्चर, वहाँ हर बच्चों के लिए बाइक अलाउ नहीं है, साइकिलिंग, तो साइकिलिंग के ऊपर मैंने हेलमेट बैंक मैंने कहा कि भाई आप लोग अगर अभी से साइकिल के ऊपर हेलमेट की आदत नहीं डालोगे, आप आउटसाइड जाओगे। हमारे देश के हम न्यूज में देखते हैं कि कितने सारे डॉक्टर्स आईआईटीएम से रोड एक्सीडेंट में डेथ कर रहे हैं। पुणे वाला ही एक्सीडेंट्स को आप लीजिए घटना को, वहाँ जो पिता है मतलब 1.5 करोड़ की कार दे रहे हैं, वो जो बच्चा है 18 साल उम्र भी नहीं है, जिसको भारत को अपने कंधे पर लेके जाने का जो युवा है, उसके ऊपर नेतृत्व करने का वक्त है, तो वो युवाओं को मार रहा है रोड एक्सीडेंट्स में। 2 जी। इंजीनियर को यूं खत्म कर दिया। अब वो जी। माता पिता की इकलौता चिराग, वो किस प्रकार से उन्होंने उस वहां तक पहुंचाया होगा। वहाँ तो 100% उसके पेरेंट्स की गलती थी कि आपने पेरेंट्स इतने कम एज में इतनी महंगी गाड़ी दी एग्जैक्टली अपने बच्चे को। अब पेरेंट्स की बात आ रही है, तो दूसरा पेरेंट्स कौन है? इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, संस्थान है। जी। तो ये जो स्कूल संस्थानों का अगर अपने एक पेरेंट्स की भूमिका सुरक्षा के लिए निभाएगा, तो सड़कों पर इतनी कभी भी नहीं मौत। मैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो बचपन से, लेकिन जब मैं जाता हूँ, जब बातें करता हूँ, तो उनको ये लगता है कि आप फ्री में हेलमेट दे दो यहाँ पर या कुछ भी चीजें, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। कोई फ्रेशर्स पार्टी करनी हो, कुछ उसके लिए कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, हर संस्था उनके लिए लाखों रुपए का चंदा आ जाएगा। जी। हाँ, ये स्पॉन्सर्स आ जाएंगे वहाँ, लेकिन सुरक्षा के नाम पे चले जाए, सड़क सुरक्षा सब खत्म। सुरक्षा के नाम पे ऐसा कोई लगेगा बात नहीं कि करना मतलब चाहता। हम एंटरटेनमेंट के नाम पे चीजें होती सब है, कुछ लेकिन है। सुरक्षा के नाम पे अब कुछ सड़क भी नहीं। सुरक्षा के नाम पे वहाँ ऐसा लगे कि हमने किसी को समाधि में बुला लिया है, मतलब किसी की 13वीं है या उसमें उसमें जी जाना है। जी, अच्छा कब हाँ इनका लेक्चर खत्म हाँ, होगा, लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह से रहता है। तो कहाँ से बदलाव आएगा, कहाँ से ये चीजें हो पाएगी? इसीलिए हमने हर मदर को से मैं जब भी मिलता हूँ पेरेंट्स से, ये स्कूल पेरेंट्स में जाता हूँ, तो बोलता हूँ कि जिस प्रकार अपने बच्चे को आपने जूते की लेस बांधना सिखाया हुआ है ना, वैसे ही ये हेलमेट का बेल्ट भी बांधना उस बच्चे को जी। सिखाइए। अभी जैसे कि मदर की बात हो रही है हमारी पूरे वीडियो में, और एक आपने स्पीड की बात कही कि इतने रफ्तार दे रहे हैं गाड़ियों में, तो हर मदर का एक क्वेश्चन ये भी होता है, काफ़ी सारी माताओं से मैंने बात किया है, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि कंपनी वाले इतने स्पीड देते क्यों है इसमें? देखिए कंपनियां, आप बहुत सारे गाड़ियों आप टेक्निकल है, आप अपनी स्पीड को लिमिट भी कर सकते हैं। जैसे टैक्सी वैक्सी में आता है 80 के ऊपर स्पीड ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं जैसे मोटो जीपी रेस हुआ था, जैसे केटीएम जैसी बाइक हाँ है, हाँ, इस टाइप के बाइक्स में काफ़ी मैं स्पीड दे मैं देते बता हैं। रहा हूँ, मैं तो हैरान था कि जब हमारे देश में अभी पिछले 2023 में मोटो जीपी रेस हुआ था, सब लोग सपोर्ट में वाहवाही कर रहे थे, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट खड़ा था। जी। और मैंने उसको ये किया। अब हालांकि जो फेयर स्टेट कंपनी करा रही थी, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन मैंने बहुत सारे विरोध में आए, मैंने मार्च किया, मशाल लेकर के वो जलाया। उसके पीछे रीजन ये था कि 31वां देश हमारा भारत है, ये 30 देशों में रेस हो चुका जहाँ ये होता है। वहां पर क्या है कि पैदल चलने वालों के लिए अलग ट्रैक है, आपको 100 की स्पीड में चलनी है अलग ट्रैक है, जिसको 250-300 की स्पीड में चलना है उसके लिए अलग ट्रैक है, कमर्शियल गाड़ियों के अलग ट्रैक है, मतलब हर किसी के लिए ताकि अलग कोई ट्रैक किसी है। को टक्कर ना मार पाए। एग्जैक्टली, वहां पर सेफ्टी को लेकर के, और वहां एक रोड एक्सीडेंट में डेथ होता है तो सरकार बहुत एक्शन लेती है, वहां पूरी जांच होती है, एक डेथ भी उनके लिए बहुत बहुत बड़ा मायने ही रखता है रोड हाँ। पर। हमारे भारत में क्या है, चाहे जानवर को चलना हो, चाहे पैदल चलना हो, चाहे कमर्शियल गाड़ियां चलना हो, चाहे साइकिल वाले को चलना है, हर किसी के लिए एक ही ट्रैक है। यहाँ तक कि आपको सड़क भी पार करने के लिए लेफ्ट और राइट देखना होगा। यहाँ पर हर संडे को जो बाइकर्स निकलते हैं, वो 100 की स्पीड में, वो सोचते हैं कि हम 100 की स्पीड में चलाएं, Yes. मतलब वो बगल से गुजरते हैं, सामने बस वाला डर फिर जाता करके है। आवाज आती है, कुछ समझ नहीं आता। एग्जैक्टली, मेरी डॉटर कई बार डर जाती है उस आवाज से। तो हमारे देश में जहां पर खुद मोटो जीपी रेस से ज्यादा मौत की रफ्तार यहाँ पर है, जी। और वहां पर युवाओं को 350 से 400 की रफ्तार की आप बाइक दिखा रहे हैं, 40,000 की टिकटें बेच रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, कितने राइट। घर के चिराग आप बुझाने वाले हैं, उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। आपको नेता बना दिया गया, आप कहते हैं कि भाई मैं नेता बन जाऊंगा तो हेलमेट का चालान हटवा दूंगा। ऐसे ये बेवकूफी वाली बातें हैं। ओके, ये तब तो लोग आप कभी मौतों को आमंत्रण दे रहे हो। मौत के ऊपर स्टडी ही नहीं करते हैं, उनको ये पता ही नहीं। मैं जब बोलता हूँ कि एक सामान्य नागरिक मरने से 92 लाख रुपए का नुकसान है,
हमारे भारत में आपको करना है जिस तरीके से आप अपनी पार्टियों के लिए हर किसी को मेंबर बना रहे हैं, क्या आपने ऐसे उन लोगों को मेंबर बनाया है कि भाई हमारे भारत में कितने लोग वंचित हैं, रोड एक्सीडेंट जो फैमिली परिवार में जो पीड़ित परिवार के मौत के आंकड़े जारी कर रहे हैं, लेकिन कितने परिवार तक मदद गया है और उसके ये आंकड़े जो जारी करते हैं? यंगस्टर्स है उन्हें तो काफी अच्छा लगता है इतना तेज बाइक चलाना, और उन्हें कह दिया जाए कि चालान फ्री है, तब तो और हवा में उड़ेंगे। आप रैली में देखिए ना, मतलब कोई किसी को हर कोई गले में पट्टा बांट रहा है, वो सब कोई हेलमेट देता है कोई? राइट। रैली में नहीं देता है, बोलता है आ जाओ बाइक में तेल लो, वो ये करो। और वो बच्चे वहां से रैली से सीखते सीखते आज कोई भी धर्म का जुलूस भी निकालते हैं या कुछ भी निकालते ना, कोई भी नियम का फॉलो इससे नहीं मैं करता एक है। बात और कहना चाहूंगी जो मेरी अपनी पर्सनल थॉट है, कि जब हम शादियों में जाते हैं तो 1100, 2100, 5100, 11,000 का लिफाफा लेके जाते हैं जिसकी जैसी सामर्थ्य है। बिल्कुल। लेकिन जब कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है, किसी भी रीजन से वो हॉस्पिटल में हो, तब हम उस जगह कुछ नहीं लेके जाते। तो मुझे लगता है शादियों में जो शगुन देते हैं, भले ही आप उसे स्टॉप करो, लेकिन जब आप किसी बीमार से नीडी से मिलने जा रहे हो तो उस जगह आप उसकी थोड़ी सी हेल्प जरूर करो। बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं भी वैसे शादियों में जाता हूँ, लोग बुलाते हैं तो मैं हेलमेट पहन के ही जाता हूँ। अच्छा, आप शादियों में भी हाँ, मैं हेलमेट जाता हूँ तो बड़े लोग गौर से देखते रहते हैं। ओके। दूसरे कोई दूसरे कुछ सज्जन ऐसे मिलते हैं परिवार, तो वो कहते हैं भाई साहब हम आज पता है आप गिरते गिरते बचे हैं, मैं हेलमेट नहीं पहन के आया था ताकि वो कि शादी में क्या बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन आपने तो जोश बढ़ा दिया। हमारी पत्नी कहती थी कि अरे हेलमेट लगा के मत चलो, लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके पॉकेट में जो आप कार्ड देने के लिए 500 रुपए झलक रहा है, तो ये 500 रुपए तो आप दिखा रहे हैं कि मैं न्योता दूंगा, लेकिन आपने हेलमेट को छुपा दिया है। जबकि अब भी कुछ होगा हाथ से, तो ये लोग सिर्फ आपके पास जाएंगे ना, तो मौत का कफन लेके पहुंचेंगे कि अंतिम यात्रा में हम वो कफन पहना दें। राइट लेकिन आपको यहाँ से कोई हेलमेट या फिर कोई आपकी सुरक्षा की कोई नहीं बात करने वाला है। जी। तो भाई साहब मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए ही भगवान जी ने शायद ये जाती होंगी, आपकी धर्म पत्नी जी आपकी लंबी आयु की मन्नतें मांगती होंगी, तो शायद भगवान जी ने कहा होगी चलो हेलमेट मैन से टकरा देते हैं। जी शायद मैं जी। जो बता रहा हूँ, तो अगली बार किसी शादी में जाइएगा तो हेलमेट को घर पे रख करके नहीं, बल्कि छुपा के एकदम स्वतंत्र होकर के जाइए, जी। स्वतंत्र होकर, और ज- पत्नी के लिए भी हेलमेट लेकर के जैसे जाइए। आपने बाल खराब होने की बात कही, तो मैं इस पे भी आने वाली थी कि जी। गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि गर्ल्स क्या कहती है कि गर्ल्स को ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मेरे बाल खराब हो जी। जाते हैं। तो मेरी फ्रेंड भी एक थी जो बिना हेलमेट के ड्राइव कर रही, स्कूटी लेके जा रही थी, तो उसे भी पुलिस वाले ने रोक के चालान काट लिया। तो मुझसे वो बता रही थी इसने मेरा चालान काट लिया ऐसा वैसा। तो मैंने, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना था? तो बोलती मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बोले बाल खराब हो जाएंगे, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो लड़कियां इसलिए भी हेलमेट अवॉइड करती है कि उनके बाल, हेयर स्टाइल खराब हो जाए। नहीं, हाँ, ये बात सही है। हमारी युवा प्रश्न में जैसे सिख कम्युनिटी से भी लोग होते हैं, जो सरदार जी लोग बाल की वजह से ही जो कि पगड़ी लगाते हैं, हम्म। हेलमेट। हालांकि मैं कई ऐसे सिख आज जो मेरी वजह से वो लोग हेलमेट पहन रहे हैं, धर्म के लोग भी। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बाली बहुत आपका अच्छा ये पॉइंट्स आपने क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है। एक्चुअली हेलमेट लगाना कैसा चाहिए? जैसे हम पैरों में जूते पहनते हैं ना, जब तक पैरों में जूते फिट नहीं होते हैं, कंफर्टेबल हम फिट नहीं होते हैं, तब तक हम जूते के कलेक्शन देखते रहते हैं। जी। उसी तरीके से जो हमारा हेड होता है ना, अभी जैसे मैं छोटे बच्चों के लिए स्कूल में हेलमेट बैंक डेवलप कराता हूँ, तो बच्चों का हेड मैपिंग कराता हूँ। हेड मैपिंग, वो बच्चा बड़ा खुश होता है। वो उसको बचपन से एक्सरसाइज हमने दिया। वो घर जाके पेरेंट्स से बोलता है कि पापा मेरा हेड मैपिंग हुआ है, मेरे लिए हेलमेट आ रहा है। ठीक है ना? स्कूल में जो ओके। बच्चों को बाँटता हूँ। तो बच्चे को बचपन से ध्यान आ गया कि बिना विदाउट हेड मैपिंग का हेलमेट नहीं उसे पहना जाता पर्सनल है। अटेंशन मिला। एग्जैक्टली, वो खुश हुआ। पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे हेलमेट लगाने के लिए हेड मैपिंग। अब होता क्या है कि जैसे हम कोई भी हेलमेट डाल लेते हैं, आप 70 से 80 की स्पीड में चलते हैं, आपका हेड ये 25 से 30 केजी का वजन बनाता है और आपके ये बाल के साथ लड़ता है ये। अब ढीला रहेगा तो तब तक आपके बाल कई सारे या 40 की अवस्था में ये बिल्कुल टूट चुके होंगे। ऐसा लगेगा कि हेरिडेटरी की जेनेटिक बीमारी है ये, कि किसी और का। पता चलता है कि हमारे घर में किसी का था ही नहीं। लेकिन अगर वही हेलमेट, जैसे जूते आपने पहना हुआ है फिट, अगर हेलमेट आपने फिट कर लिया या अपने वकल से आपने उस चीज बांध लिया, अब आप 100 की भी स्पीड में चलिए, ये बिल्कुल नहीं हिलेगा और आपके बाल भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये लोगों को जानकारियों के अभाव में, जी। जो लोगों के अंदर जो परसेप्शन, अब मेरे हमेशा बाल बराबर रहते हैं, मैं सबसे ज्यादा हेलमेट पहन के चलता रहता हूँ। कई कई दिन में मतलब 18-18 घंटे तक हेलमेट पहनना पड़ता है जो मेरी यात्रा, क्योंकि मैं टू व्हीलर जी चलाता नहीं जी। हूँ, मैं फोर व्हीलर ही चलाता हूँ। आप फोर व्हीलर में भी हेलमेट फोर पहन व्हीलर में भी हेलमेट, फ्लाइट में भी ट्रेवल करता हूँ। ओह, और मेरे गाड़ी के पीछे मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जी क्योंकि जी। कोई 50 लाख की गाड़ी लेकर चल रहा है, अगर उसको मैंने सीट बेल्ट के लिए टोक दिया तो हो सके वो मुझे गाली दे दे
कि भाई मरूं या जो उससे क्या लेना देना। कई लोग मेरे सड़कों पर कॉलर पकड़ लेते हैं, ओके। तो उस चीजों से बचने के लिए मुझे कार में पहले हेलमेट लगा के चलना पड़ा। तो लोग स्माइल करते हैं कि अरे बड़ा पागल है। तो लोग, मैं चाहता हूँ कि जो जैसा समझना चाहे वो पागल की तरह से ही देखे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग, जैसा आपने बताया है, कि गलत तरीके से विरोध भी करते हैं आपका, लेकिन बहुत जगह आपको एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। जैसे इंडियन आइडल के शो में भी आपको इनवाइट किया गया जी। था। तो लोग बड़े स्टेज के माध्यम से तो अवेयरनेस जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं। जी। अब हम कितना अडॉप्ट करते हैं उन चीज़ों को, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, हमारे ऊपर है। इंडियन आइडल में भी मित्र वाली भावना थी। वहां पर हर कंटेस्टेंट्स मतलब एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। उसको पता है कि भाई ये चीज है। तो उस मित्रता के बीच में जो ताकत बनना चाहिए, वहां मुझे आमंत्रित किया गया था। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जहां भी दोस्ती के रूप में देखा जाता है, तो वहां के लिए मैं एक पिलर होता हूँ कि ओके। अगर दोस्ती हो तो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की तरह हो। क्योंकि वहां पर जीतेगा एक ही, हर कोई बिछड़ जाएगा, लेकिन उनके बीच दोस्ती मौजूद रहना चाहिए। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। जी। और मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भैया आपके दोस्त हैं, तो मैं आपके दोस्त को बचाने के लिए मैं चल रहा हूँ। जैसे फ्लाइट में भी पहले मैं चलता था, हम्म। तो एयर होस्टेस को बार बार, जो मेरा बगल वाले सीट पे जिसको बड़ी वो बार बार दबा रहा है, परेशान हो गया कि अरे भाई ये कौन हेलमेट नहीं उतार रहा है, ये हेलमेट लेके बैठेगा, पता नहीं कौन पीके है, क्या क्या है, मतलब वो डर रहा है कि मैं अपना सीट चेंज करा लूं। हाँ, कि ये लेकिन नॉर्मल नहीं है हाँ, ये। लेकिन बीच में फिर वो तब तक वो अनाउंस होता है, वो पायलट बोलते हैं आज हमारे साथ आशा करता हेलमेट हूँ कि मैन ऑफ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया इंडिया की है। यात्रा कर रहे हैं, तो हमें सीट की बेल्ट की पेटी बांधने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जी। उनको हेलमेट को देखते हुए आप लोगों ने सुरक्षा की पेटी बांध ली होगी। जी। जी। तब जो बगल वाला वो होता है, सोचता है उस समय इंटरनेट चल रहा होता है, अभी फ्लाइट वो चीजें हम्म। नहीं है, अभी चलने के बाद तो हर कोई गूगल करता है, हेलमेट मैन हम्म। ऑफ इंडिया सर्च करता है, जी। तब वो देखता है कि अरे ये व्यक्ति ये 5 तो से बहुत 6 खास इंसान मेरे 6 बगल में करोड़ का बैठे हैं। हेलमेट बांट चुका है, और ये हमारे लिए जागरूकता के लिए कोई टू व्हीलर नहीं राइड कर रहा है। अच्छा ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है, वो उसको दिखता है, तब वो प्राउड करता है, तब फिर लोग ताली बजाते हैं कि हाँ भाई जी, चलिए जी। ठीक है। हमें भी आप पे बहुत प्राउड है सर। जी, नहीं थैंक यू। तो मैं कई बार ये होता है कि एयरपोर्ट पे लैंडमार्क बन जाता हूँ, उस तरीके जी। से लोगों के बीच थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि रीज़न्स क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे इंडिया में लोग 2 भागों में बँटे हुए हैं। पहले बाइक वाले को ना बड़े छोटे नज़रिए से लोग देखते हैं, और फ्लाइट जो ये यात्रा कर रहे हैं उनको लगता है कि मैं एक क्लास को मेंटेन कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। और उनके बीच में हेलमेट लेके जाइएगा तो वो तो सोचेंगे कि ये कौन हुँ। पागल आ गया। जी, जी। लेकिन जब वो मिशन समझते हैं कि नहीं, और वो लोग कभी-कभी पूछते हैं कि भाई यहाँ फ्लाइट के अंदर हेलमेट पहन के रीजन मतलब क्या, मतलब मैसेज क्या रहता है? मैं वही कहता हूँ कि देखो जी, आप फोर व्हीलर से चल रहे हैं, आप सड़क पर कितना बड़ा स्पेस ले रहे हैं। जी। बेचारा जिस सिटी में जाते हैं बाइकर्स डिवाइडर पे चल रहा होता है। तो हुँ। आप जब अपनी यात्रा पूरी करें, तो आपको कोई भी बाइक पर दिखे व्यक्ति, तो अपना विंडो नीचे करके उसको बोलें कि दोस्त मैं हर दिन सड़क हादसे देख रहा हूँ। अगर तुम जीवित रहना तो अपने शादी में ज़रूर बुला लेना। लेकिन अगली बार से हेलमेट ज़रूर हेलमेट ज़रूर पहनना, तभी पहनना। शादी में बुलाओ। तो उसको भी अच्छा लगेगा। जी। उसको लगेगा कि हमें पुलिस नहीं, आप नागरिक टोक रहा है, और हुँ। आप लोग जो सिटीज़न हैं, एक जागरूक सिटीज़न के साथ-साथ आप भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के, भारत की बहुत सारी उम्मीदों के लिए आप कार्य कर रहे हैं। जी। तो जब आप उम्मीदों के लिए कार्य कर रहे हैं और आपके सामने कोई नागरिक मरने के लिए जा रहा है और आप उसको चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आपसे आप उस मतलब जगह अलर्ट करो उसे, यू एग्ज़ैक्टली। आर डूइंग तो रॉन्ग। सेंसर तो आप पा ले रहे हैं टेक्नोलॉजी की, ये सेंसर आपकी गाड़ी में सेंसर आवाज़ दे दिया बिप बिप, लेकिन जो माइंड्स के जो सेंसर है, जिसको आप ऑन होते हुए भी आप टोक नहीं पा रहे हैं, वो गलत वो है। चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है। एग्ज़ैक्टली, उस टेक्नोलॉजी का आप हुँ। इस्तेमाल करेंगे, तभी हमारा भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा। नहीं जी। तो पता चला कि किसी दिन आप फ्लाइट पकड़ने आ रहे हैं, सामने से बाइक वाला टकराया, हुँ। आपको पुलिस थाने में बैठा दिया, जी। ठीक है भाई, वो मर गया, उसके घर वालों को आप कर्जा भुगतान देते जी। रहिए। जी। या फिर आप, हो सकता है कि आप ही किसी दिन जल्दी में आप रैपिडो पकड़ लें, प्लेयर राइडर्स बन जाए और आप ही को किसी गाड़ी ने हिट कर दे। राइट। पता चला कि वो चीज़ें, तो ये किसी के साथ कभी भी, क्योंकि साइरस मिस्त्री भी हुँ। 500 करोड़ रुपए का सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे थे। हुँ। उन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ी ली हुई थी और दुनिया के लिए सीट बेल्ट बनाया, लेकिन जी। खुद भी सीट बेल्ट पीछे बैठते पालन नहीं किए। जब हादसा हुआ तो उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं मर भी चुका हूँ। राइट। तो जब साइरस जैसे मिस्त्री हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारे देश के ज्ञानी जन सर राष्ट्रपति हैं, ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जो सड़क हादसा किसी को छोड़ा ही नहीं, हुँ। तो हम जैसा आम नागरिक क्या है? तो बिल्कुल। वही है कि इन चुनौतियों के प्रति हम कितना सावधान हैं, हुँ। ये हमारे व्यक्तित्व को ज़ाहिर करता है, और उसी व्यक्तित्व को मैं बाहर निकालने के लिए जी। आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि सड़क हादसों के खिलाफ आप सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ें, बिल्कुल। तभी हमारा आज़ाद भारत, खुशहाल भारत बन जी। पाएगा। तो राघवेंद्र जी, आज आपसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे, मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें आप बताई कि लोग अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें तो कोई दिक्कत ही ना हो, जी, एक्सीडेंट्स बहुत हद तक कम हो जाए। तो मैं चाहती हूँ वीडियो एंड करने से पहले कि जो भी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है, आप ऐसे लोगों को कुछ मैसेज दें।
देखिए मैसेज तो यही है, बहुत सारे हमने इसमें मैसेज दिया हुआ है। अब ये है कि हम हर साल मतलब रोड सेफ्टी वीक या रोड सेफ्टी मंथ हम उसका ना हिस्सा बने, बल्कि हम 15 अगस्त जैसे 26 जनवरी पे सिर्फ भारत के लिए अपना वो दायित्व तो नहीं दिखाएँ कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, बल्कि प्रतिदिन दिखाएँ कि जो जी। आप दूसरे के हाथ से मतलब जो हो रहे हैं, जो पीड़ित परिवार, आप उनके घर का हिस्सा बने हुँ, और उनको विशेष तौर पे उनको प्रायोरिटी दें। उनको कहीं न कहीं निमंत्रण, ताकि उस परिवार के लिए हौसला जब आप बनेंगे, हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं परिवार रोड एक्सीडेंट्स के लिए भी लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। अगर उस परिवार को हम शक्ति देंगे, हुँ, तभी जा कर के हम भारत को विकसित बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो चाइना को जैसे हम दुश्मन समझ रहे हैं, पाकिस्तान को दुश्मन समझ रहे हैं, भारत में हर साल जो 6 लाख ऐसे हादसे हो रहे हैं, हुँ, तो हर साल जब 6 लाख एक दूसरे के 2 दुश्मन बनेंगे, तो आने वाले 10 साल में हम करोड़ों दुश्मन तो भारत के अंदर ही भारत पाएँगे। के अंदर ही तो पाएँगे, राइट। ये ज़रूरी है कि हम एक मित्रता की भावना, एक हेलमेट मैन अकेला नहीं लड़ाई लड़ सकता, ना प्रत्येक परिवार तक पहुँच सकता है, जी, जी। क्योंकि वो उतनी क्षमता, वो उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, ताकि जी, आप लोग अपने मित्र और अपनों को बचाने के लिए अगर आज से संघर्ष चालू कर देंगे, तो आपका जीवन हमेशा हैप्पीनेस, खुशियों से भरी रहेगी। अदरवाइज़ न जाने आपको इसी ज़िंदगी में कितने श्मशान घाट की आपको यात्रा करनी पड़ेगी, आपको पता भी नहीं है। और फ़ोर व्हीलर पर रहते हैं, तो एक तरीके से आप 4 कंधे पे ही रहते हैं। तो आप सोचिए, आपकी जो यात्रा है घर से बाहर निकलने के बाद, शमशान घाट और सड़क में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप जागरूकता की अगर पेटी बाँध लेते हैं, तो आप हमेशा सुरक्षित भी रहेंगे और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में आप एक अच्छे नागरिक भी कहलाएँगे। थैंक यू सो मच रघुवेंद्र जी। जी, आपने इतनी सारी मैसेज दिए हमारे व्यूअर्स को। एंड व्यूअर्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आंकड़े चाहे कुछ भी बताएँ, लेकिन हर एक इंसान की जान उसकी फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ-साथ आपकी फैमिली भी जुड़ी हुई है, तो आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फ़ॉलो ज़रूर करें। अपने लिए ना, अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। जय हिंद।